चीमा द्वीप से लड़ना, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला। घने पहाड़ी जंगल में जादुई जानवरों की कभी-कभार सुनाई देने वाली धीमी गुर्राहट गूंजती थी, जिससे पेड़ में छिपा हुआ जियांगमो भयभीत होकर एकदम स्थिर खड़ा रह जाता था। हे भगवान, मुझे पुनर्जन्म लेने की अनुमति देना ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे किसी बेहतर जगह नहीं भेज सकते थे? यह कैसी वीरान जगह है? जियांगमो रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। 21वीं सदी के एक प्रतिभाशाली युवक के रूप में उन्होंने अभी-अभी अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। घर लौटते समय उनका कार एक्सीडेंट हो गया। यात्री सीट पर बैठे हुए उनका पूरा जीवन लगभग उसी जन्मदिन पर समाप्त हो गया था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तब तक वह इस पेड़ पर प्रकट हो चुका था। पुनर्जन्म, खैर, यह तो काफी सामान्य बात है। लेकिन समस्या यह थी कि यह किस प्रकार का निर्जन स्थान था। कोई प्राचीन जंगल? डिंग। मेजबान को फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने पर बधाई। नारुतो जिनचुरिकी सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सिस्टम सक्रियण सफल रहा। मेजबान को उचिहा मडारा को सफलतापूर्वक बांधने और उचिहा मडारा का जिनचुरिकी बनने के लिए बधाई। सिस्टम, तुम आखिरकार प्रकट हो ही गए। अपरिचित होते हुए भी आत्मीय लगने वाली इस यांत्रिक आवाज को सुनकर जियांगमो की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। फाइटिंग ची महाद्वीप। क्या मैं उस दुनिया में आ गया हूं जहां फाइटिंग ची घोड़ों में बदल जाती है? तो यह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। जियांगमो का दिमाग तेजी से सोचने लगा। केवल फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट शब्दों के आधार पर ही वह अनुमान लगा सकता था कि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर कहीं होगा। तथापि हालांकि जियांगमो का दिमाग तेज था, फिर भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिस सिस्टम को जागृत किया वह नारुतो सिस्टम क्यों था, और उचिहा मडारा का जिनचुरिकी होने का क्या मतलब था। क्या इसका वही मतलब था जो उसने सोचा था? कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ने के बाद जियांगमो ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपने मन को एकाग्र किया। कुछ ही देर में जियांगमो एक अंधेरी, नम जगह पर प्रकट हुआ। उसके सामने एक विशाल लोहे का द्वार खड़ा था, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीकों से ढकी एक मुहर लगी हुई थी। लोहे के फाटक के पीछे लाल कवच पहने एक व्यक्ति बैठा था, जिस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। उसके लंबे काले बाल लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा शांत और दृढ़ था। आंखें बंद होने पर भी उसके व्यक्तित्व से विस्मय उत्पन्न होता था। इस स्थिति में जियांगमो के मन में केवल दो ही शब्द थे। हे भगवान, उचिहा मडारा, वो सचमुच मेरे शरीर के अंदर है। इस समय जियांगमो को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका नहीं पता था। नाम उचिहा मडारा। मित्रता 0। उचिहा मडारा से वर्तमान में उधार ली जा सकने वाली शक्ति 1%। मेजबान की शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक शक्ति उधार ली जा सकती है। साथ ही मित्रता जितनी गहरी होगी, उतनी ही अधिक शक्ति उधार ली जा सकती है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं वास्तव में उचिहा मडारा की जिनचुरिकी बन गया। जियांगमो बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को परेशान न कर दे, जिसके हर अंग से वर्चस्व झलक रहा था। मडारा सिर्फ एक नजर से ही उसे अनगिनत बार मार सकता था। लेकिन सील बंद पिंजरे के अंदर मौजूद उचिहा मडारा ने फिर भी अपनी जादुई शेरिंगन आंखें खोल ली। एक ही नजर में जियांगमो को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी तरह से देख लिया गया हो। आप कौन हैं? लहजा भावहीन था, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जवाब देने से इनकार कर सके। ओह, सुप्रभात मडारा। मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। इतना कहने के बाद जियांगमो ने रुकने की हिम्मत नहीं की। अचानक ही वह जाग उठा और उसके सामने फिर से हरा भरा जंगल दिखाई देने लगा। यार, मडारा सचमुच मेरे अंदर कैद है। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। हालांकि उचिहा मडारा जैसे अहंकारी व्यक्ति को नियंत्रित करना असंभव था, लेकिन इस प्रणाली से कुछ भी संभव था। मेजबान जियांगमो। जाति मानव। खेती 5 स्टार रोजे। खेती की तकनीक कोई नहीं। डॉ तकनीक कोई नहीं। पूंछ वाला जानवर उचिहा मडारा। मैं इस समय 5 सितारा रोजे हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मडारा की शक्ति का 1% उधार लेने से मैं डो मास्टर बन पाऊंगा। जियांगमो ने अपने होंठ चाटे, कोशिश करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डिंग। गुप्त मिशन सक्रिय। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख युन को बचाओ। रैंडम निंजुत्सु गिफ्ट पैक प्राप्त करने के लिए मिशन पूरा करें। युन। हे भगवान, ये मेरा मौका है। इस मामले में जियांगमो को अब नींद नहीं आती थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका पुनर्जन्म उसी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में होगा जहां युन थी। मूल कहानी में वह महत्वपूर्ण मोड़ जहां शियाओ यान और युन के बीच प्रेम हुआ, वह तब था जब शियाओ यान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में युन की जान बचाई थी। दुर्भाग्यवश अंत में उनका सुखद अंत नहीं हुआ, जिसके कारण जियांगमो लंबे समय तक अवसादग्रस्त रहा। चूंकि वह बदमाश शियाओ यान उसका सम्मान करना नहीं जानता, तो युन की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। बूम। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव गरज की तरह गूंज रहे थे और नीले और लाल रंग की ऊर्जाओं ने लगभग पूरे आकाश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जियांगमो ने बिना आवाज किए सावधानीपूर्वक एक पेड़ पर चढ़कर आकाश में हरे रंग के वस्त्र पहने महिला को नीलम पंखों वाले शेर राजा का सामना करते हुए देखा। यह सचमुच युन ही थी। बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल। हमारी जनजाति हर 20 साल में अपने शरीर से उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही त्यागती है। क्या यह ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ अपनी इच्छा से पा सकते हैं? नीलम पंखों वाले शेर राजा ने उपहास किया। मैं इसके बदले में आपकी जरूरत की कोई चीज दे सकती हूँ। युन की आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। ठीक है, अगर तुम सौदा करना चाहते हो तो एक रूपांतरण गोली ले आओ। आकाश में नीलम पंखों वाले शेर राजा ने अत्यधिक कीमत की मांग की। स्पष्ट रूप से उसका इरादा सद्भावना से सौदा करने का नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन मुझे डर है कि पूरे जियामा साम्राज्य में कुछ ही लोग रूपांतरण गोली का उत्पादन कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास एक भी नहीं है तो दफा हो जाओ, एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा ने अधीरता से कहा। ऐसे में तो मुझे इसे बलपूर्वक ही लेना पड़ेगा। युन ने अपने हाथ में नीली तलवार उठाई। उसकी निगाहें तीखी थीं। ये आ रहा है, ये आ रहा है। लड़ाई शुरू हो रही है। जियांगमो थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उसका वहां ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उस जगह का जायजा लेने चला गया जहां मूल कहानी के अनुसार युन घायल होने के बाद जाती। इसी बीच दूसरी तरफ जियाओ यान और याओ लाओ भी आकाश में हो रही लड़ाई को देख रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पास में ही कोई और भी मौजूद है। कमेंटेटर याओ लाओ ने कमेंट्री जोन में प्रवेश करते हुए कहा, वे अब लड़ने ही वाले हैं। अरे शिक्षक जी, आपके अनुसार कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है, देखने के बाद ही पता चलेगा। आकाश में लड़ाई कुछ देर तक जारी रही, तभी अचानक बैंगनी रंग की एक तेज रोशनी ने आधे आकाश को घेर लिया। कमेंटेटर याओ लाओ ने उत्साह से बताया, यह एक सील है। वह महिला भी एक शक्तिशाली डो तकनीक का उपयोग कर रही है। हवा की सीमा, उल्कापिंड से मौत। युन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार थोड़ी सी कांपी और उससे एक पतली सी प्रकाश की किरण तेजी से निकली। बूम। दुनिया हिल गई। इसके बाद एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा का सींग काट दिया गया और युन भी मुहर से घायल होकर बुरी तरह से घायल हो गई और पीछे हट गई। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। वह आ रही है, वह आ रही है। जियांगमो को इस बात की परवाह नहीं थी कि लड़ाई रोमांचक थी या नहीं। जैसे ही उसने लड़ाई खत्म होते देखी, वह बिना रुके झरने की ओर दौड़ पड़ा। यकीन से हरे रंग के कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला झरने के किनारे बेहोश पड़ी थी। वह अपनी चोटों से बेसुध थी। उसका सुंदर चेहरा पीला और भावहीन था। बिना एक शब्द कहे जियांगमो आगे बढ़ा, युन को उठाया और 100 मीटर की दौड़ लगाई। लड़ाई देखने के बाद जियाओ यान झरने के सामने लौट आया। खाली झरने को देखकर उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे अजीबोगरीब ढंग से ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ उसकी कोई चीज होनी चाहिए थी, लेकिन अब वह चली गई थी।
अजीब। जियांग मो ने विशेष रूप से झरने से दूर एक गुफा की तलाश की जो किसी अज्ञात पूर्वज द्वारा छोड़ी गई थी। गुफा के प्रवेश द्वार को शाखाओं से ढकने के बाद जियांग मो ने अंतः हरे रंग के वस्त्र पहने उस महिला की ओर देखने का संयम दिखाया जिसे उसने पत्तियों के ढेर पर बिठाया था। एक ही नजर में जियांग मो उसकी सुंदरता से दंग रह गया। वह ऐसी लग रही थी मानो किसी पेंटिंग से निकलकर आई हो। महान और शालीन, भले ही चोटों के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन इससे उसकी बेहद खूबसूरत उपस्थिति में जरा भी कमी नहीं आई। गल्फ। जियांग मो थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन उसने लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर मैंने जल्दबाजी की तो मैं निश्चित रूप से टुकड़ों में कट जाऊंगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले ठीक हो जाते हैं। जियांग मो काफी शांत रहा। लेकिन मैं उसका इलाज कैसे करूं? मेरे पास तो कोई इलाज की दवा भी नहीं है। छोड़ो इसे, मुझे याद है वो थोड़ी देर में खुद ही जाग जाएगी। मैं पहले उसके कपड़े उतार दूंगी। अरे तुम जाग गई हो? जब जियांग मो अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे, तब तक यून यून ने अपनी आंखें खोल ली थी। क्या तुम क्या चाहते हो? यून यून ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। मैंने देखा कि आप बाहर घायल थे, इसलिए मैं आपको वापस ले आया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं बस आपके घावों को भरने में मदद करने वाला था। जियांग मो एक कदम पीछे हट गया। लेकिन अब जब तुम जाग गए हो तो तुम इसे खुद कर सकते हो। इसे कहते हैं नखरे दिखाना। जियांग मो का सावधानीपूर्वक आकलन करने और यह जानने के बाद कि वह केवल एक डो अभ्यासी है, उसकी आंतरिक सतर्कता थोड़ी कम हो गई। फिर उसने ध्यान से अपने शरीर के घावों को महसूस किया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वास्तव में मुझ पर इसकी सीलिंग तकनीक से हमला हुआ है। कई बार असफल प्रयास करने के बाद उसने एक बार फिर जियांग मो के भोले भाले अनुभवहीन रूप को गौर से देखा। वह केवल किशोरावस्था में ही लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद यून यून ने धीरे से आह भरते हुए कहा, तुम्हें ही मुझे दवा लगानी चाहिए। इसके तुरंत बाद उसके पास एक दवा की बोतल प्रकट हुई। मैं जियांग मो ने मासूमियत का दिखावा करते हुए खुद की ओर इशारा किया, फिर धीरे धीरे चलकर यह देखने गया कि यून यून को कहाँ चोट लगी है। वह घाव का स्थान। अपनी आंखों और हाथों पर ध्यान रखो, अन्यथा तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यून यून ने कहा। खांसी, चिंता मत करो, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। जियांग मो के चेहरे पर धार्मिकता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह तो बस उसे ठीक होने में मदद करना चाहता था, उसका उसकी देह के प्रति कोई वासना नहीं थी। अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश करने के बाद जियांग मो ने धीरे से अपना हाथ यून यून की छाती की ओर बढ़ाया और सावधानीपूर्वक उसके कपड़ों के उस हिस्से को फाड़ दिया। कपड़ों के नीचे हल्के नीले रंग का धातु का आंतरिक कवच था, जिस पर एक भयंकर दरार पड़ी हुई थी। अब मैं तुम्हारे आंतरिक कवच को खोलने जा रहा हूँ, जियांग मो ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। यून यून ने धीमी आवाज में हम कहा और उसके पीले चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। स्पष्टतः वह उतनी उदासीन नहीं थी जितनी वह दिखती थी। जैसे ही उसने सावधानीपूर्वक आंतरिक कवच को खोला, उसके सामने के मनमोहक दृश्य ने जियांग मो के युवा और ऊर्जावान दिल को अनियंत्रित रूप से धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसकी धड़कन तेज होती चली गई। जैसे ही वह अपना आपा खोने वाला था, अचानक जियांग मो के दिमाग में एक ठंडी, अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण आवाज गूंज उठी। क्या तुम इस तरह के दृश्य को भी संभाल नहीं सकते? तुम किस तरह के निंजा हो? उस अचानक की टिप्पणी से जियांग मो लगभग बुरी तरह डर गया। हे भगवान! वह भूल ही गया था कि उचिहा मादारा अभी भी उसके अंदर है और उसे देख रहा है। उसका अच्छा मूड पल भर में खराब हो गया। जियांग मो सचमुच उचिहा मादारा से बहस करना चाहता था। अरे बूढ़े कुमारे, अब इस मजे में शामिल होना बंद करो, ठीक है? फिर क्या हुआ? जियांग मो को अचानक हरकते रोकते देख यून यून को लगा कि वह छोटा लड़का अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा है और शायद इंसानियत छोड़कर जानवर बनने ही वाला है। अगर उसने वाकई में कुछ भी हद से बाहर करने की हिम्मत की, तो यून यून ने कसम खाई कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। नहीं, मैंने पहली बार इतना गंभीर भाव देखा है। चेहरे पर कोई भाव न आने देते हुए बहाना बनाने से जियांग मो का मूड खराब हो गया था और वह काफी हद तक शांत हो गया था। हालांकि पूरे इलाज के दौरान भी काफी असुविधा बनी रही। आखिरकार घाव ऐसी जगह पर था। एक जोशीली और भावुक युवती होने के नाते कुछ महसूस न करना नामुमकिन था। इलाज खत्म होने तक दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं कुछ हो न जाए। वाह, काम हो गया। जियांग मो ने यून यून को कपड़े पहनने में मदद की और आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि इस तरह का उपचार देखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वास्तव में काफी पीड़ादायक था। डिंग, गुप्त मिशन पूरा हुआ। रैंडम निंजुत्सु गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। गिफ्ट पैक खोलो। मेजबान को बेसिक 3 बॉडी टेक्निक, फायर रिलीज, ग्रेट फायरबॉल टेक्निक और अर्थ रिलीज, अर्थ स्टाइल बॉल प्राप्त करने के लिए बधाई। बेसिक 3 बॉडी टेक्निक किसी काम की नहीं थी। विशाल अग्निगोला, यह किसी को मार नहीं सकता। मिट्टी की दीवार, उस पर कुत्ते का सिर लगाना एक तरह से ताना मारने जैसा भी हो सकता है। ये क्या बकवास है? जियांग मो ने सोचा था कि उसे सीधे रेनेगन या वुड रिलीज जैसा कोई बड़ा हथियार दिया जाएगा। शेरिंगन भी ठीक रहता। अंत में कुछ भी नहीं मिला। ओह हाँ, उसके अंदर अभी भी एक पूंछ वाला जानवर उचिहा मादारा मौजूद था। लेकिन फिलहाल उचिहा मादारा के साथ उसकी मित्रता शून्य स्तर पर थी और वह उसकी शक्ति का केवल 1% ही उधार ले सकता था। उसे नहीं पता था कि वह कब उसकी पूरी शक्ति उधार ले पाएगा। क्या क्या सोच रहे हो? जियांग मो को अचानक फिर से सोच में डूबे हुए देखकर यून यून को लगा कि यह व्यक्ति जरूर किसी बुरी बात के बारे में सोच रहा होगा। अगर वह इस समय हिलने डुलने में असमर्थ न होती तो उसने कसम खाई थी कि वह इस दुस्साहसी छोटे लड़के को थप्पड़ मारकर जान से मार देती। अरे नहीं, खांसी, आपकी चोटों का अस्थायी रूप से इलाज हो गया है। थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। होश में आते हुए जियांग मो ने जल्दी से कहा। हम्फ। यून यून ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। अगर उसे चोट न लगी होती तो वह इस छोटे लड़के की बात नहीं सुनती। तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। कुछ पल की चुप्पी के बाद जियांग मो ने बोलना शुरू किया। यून यून ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन अंत कुछ नहीं कहा। वह जियांग मो को गुफा से बाहर जाते हुए देखती रही। गुफा के बाहर जियांग मो ने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप अपने भीतर मौजूद उचिहा मादारा की शक्ति का वह 1% हिस्सा उठा लिया। उसकी आभा में अचानक उछाल आया और वह सीधे 5 स्टार डो से 2 स्टार डो मास्टर बन गया। यह सोचकर हैरानी होती है कि सिर्फ 1% से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। मादारा की शक्ति सचमुच बहुत जबरदस्त है। जियांग मो आश्चर्यचकित था। लेकिन सिस्टम, मैं मादारा के साथ अपनी मित्रता कैसे बढ़ा सकता हूँ? उचिहा मादारा कोई यांत्रिक रचना नहीं है, बल्कि उसके पास अपने सभी पिछले अनुभव मौजूद हैं। इसलिए मेजबान मित्रता बढ़ाने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर सकता है। क्या उनके सामने हाशिरामा की प्रशंसा करना मान्य होगा? हाशिरामा के सबसे बड़े प्रशंसक होने के नाते जियांग मो को यह तरीका कारगर लगा, लेकिन उसने इसे आंख बंद करके आजमाने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। जल्द ही जियांग मो ने अपनी नजर एक प्रथम श्रेणी के जादुई जीव, एक धधकती ज्वाला वाले जादुई सांप पर केंद्रित कर ली। दुष्ट सर्प राक्षस। ये लो, फायर रिलीज, शानदार फायरबॉल टेक्निक। उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर छाती तक एक गर्म धारा दौड़ उठी, जो अंततः एक विशाल अग्निगोले में बदल गई और फट पड़ी, जिससे वहां से गुजर रहे जादुई सांप को तुरंत भूनकर राख कर दिया। है, इसका असर काफी अच्छा है। जियांग मो ने एक के बाद एक कई जादुई सांपों को मार डाला। उधार ली गई शक्ति पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही वह लगभग 1 दर्जन जादुई सांपों के शवों को वापस लेकर लौटा। गुफा के अंदर उस जगह पर एक अकेला पुरुष और एक अकेली महिला मौजूद थे। टिमटिमाती लौ के ऊपर मांस की सीखें रखी हुई थीं और जलती हुई लकड़ियां चटकने और फूटने की आवाज कर रही थीं। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
जियांग मो चुपचाप जादुई सांपों के शवों को संसाधित कर रहा था, उन्हें लकड़ी की छड़ियों पर लगा रहा था और धीरे-धीरे आग पर भून रहा था। यून यून चुपचाप बैठी थी, उसकी ठुड्डी उसके कोमल हाथ पर टिकी हुई थी और वह जियांग मो की लयबद्ध गतिविधियों को देख रही थी। उसका मन थोड़ा भटक रहा था। यह छोटा सा जीव उतना परेशान करने वाला नहीं था जितना उसने सोचा था। इसके अलावा इतनी कम उम्र में अकेले जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का साहस करना वाकई एक असाधारण बात थी। जब जियांग मो ने 1 दर्जन से अधिक सीखें तैयार कर लीं, तब जाकर यून यून ने आखिरकार बोलना शुरू किया। फिर भी मैं आज मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। खांसी, ये तो बस एक छोटी सी कोशिश थी, जिक्र करने लायक नहीं। जियांग मो ने बनावटी उदारता दिखाते हुए हाथ हिलाया, उसका चेहरा नेक ईमानदारी से भरा हुआ था। आपकी चोट कैसी है? वह निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसे बचाने के पीछे उसका कोई गुप्त मकसद था। यून यून ने धीरे से अपने कान के पीछे बालों की एक लट को दबाया, उसकी पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बाहरी चोटें तो ठीक हैं, लेकिन उस आदमी की सील ने मुझे मारा था। ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। जियांग मो ने उस पर एक नजर डाली। हम्मा, जिस तरह से वह अपने बालों को संभालती है, वह बहुत ही मोहक है। यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी खूबसूरत लगता है। जियांग मो ने कसम खाई कि वह सिर्फ उसके शरीर के प्रति वासना नहीं रख रहा था। यह तो बस खूबसूरत चीजों के प्रति प्रशंसा थी। मन ही मन खुद को कोसने के बाद जियांग मो ने लापरवाही से कहा, तो यह काफी अच्छा है। क्या? यून यून ने उलझन में पूछा। खांसी, मतलब अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। सीलिंग तकनीक की समस्या कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। जियांग मो ने जल्दी से बात संभाली, लगभग खुद को बेनकाब करते हुए। यून यून की निगाहें कुछ हद तक संदेह से भरी रहीं, लेकिन जियांग मो की शक्ल सूरत देखकर वह बुरे इंसान नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने अपने संदेह को दूर कर दिया। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता। मुझे जियांग मो कहो। और तुम? जियांग मो ने लापरवाही से जवाब दिया। यूजी। बहुत अच्छा नाम है, जियांग मो ने दिल खोलकर प्रशंसा की। हालांकि सांप का मांस लगभग पक चुका था। जियांग मो ने अच्छी तरह पका हुआ एक टुकड़ा उठाया और उसे यून यून को दे दिया। लो, कुछ खा लो ताकि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए। धन्यवाद। भुने हुए सांप के मांस को लेते हुए यून यून को कोई संदेह नहीं था। आखिरकार उसने जियांग मो को इसे अपनी आंखों से तैयार करते हुए देखा था। बस यही सवाल था कि यह काली जली हुई चीज, क्या इसे सचमुच खाया जा सकता है? चिंता मत करो, इसमें कोई नशीली दवा नहीं है। हालांकि जियांग मो मूल कृति के मसालेदार दृश्यों को दोहराना चाहता था, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की ड्रग्स का सेवन नहीं किया। इसके अलावा अगर वह अपनी बंदूक को नियंत्रित नहीं कर पाता और वह गलती से चल जाती, तो उसकी जान ही चली जाती। सावधानी बरतना ही बेहतर है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं इसे पहले खा लूंगा। यह कहते हुए जियांग मो ने यून यून के हाथ से सींच ली, एक टुकड़ा खाया और उसे वापस यून यून को दे दिया। देखा, यह सुरक्षित है। मुझे आप पर कोई शक नहीं था। यून यून जानती थी कि जियांग मो ने उसे गलत समझा है, लेकिन स्पष्टीकरण कुछ कमजोर सा लग रहा था, इसलिए उसने आगे कुछ न समझाने का फैसला किया। अपने हाथ में पकड़ी हुई सींग पर लड़के द्वारा छोड़े गए काटने के निशान को देखकर यून यून एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर चुपचाप उसे दूसरी तरफ पलटकर छोटे-छोटे टुकड़े खाने लगी। हालांकि इनमें कोई मसाला नहीं मिलाया गया था, फिर भी इन मैजिक स्नेक का मांस स्वाभाविक रूप से सख्त था और इसमें एक अनोखी सुगंध थी। इसका अपना एक अलग ही स्वाद था। यून यून पहले तो संकोच कर रही थी, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसने धीरे-धीरे अपनी गति बढ़ा दी। अंत में दोनों ने सांप के मांस के लगभग 1 दर्जन टुकड़े खा लिए। यून यून के बगल में लकड़ी की छड़ियों का ढेर जियांग मो के ढेर से छोटा नहीं था। वास्तव में एक महिला की भूख असीमित होती है। भोजन के लिए धन्यवाद। यून यून ने खाना खत्म करने के बाद विनम्रतापूर्वक धन्यवाद कहा। हिलो मत। जियांग मो का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने धीरे से अपना हाथ यून यून के सुंदर चेहरे की ओर बढ़ाया। क्या हुआ? यून यून स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि जियांग मो अपनी आदिम प्रवृत्ति के आगे झुकने ही वाला है। लेकिन चाहे इसका कारण यह हो कि पेट भर खाने के बाद वह हिलने डुलने में बहुत आलसी थी, या फिर वह घायल थी और हिल नहीं सकती थी, या शायद गुफा में आग बहुत गर्म थी। जियांग मो के चेहरे को देखकर, जिसमें अभी भी बचपना झलक रहा था लेकिन वह पहले से ही कुछ हद तक आकर्षक लग रहा था, यून यून को आश्चर्यजनक रूप से विरोध करने का कोई विचार नहीं आया। सौभाग्य से जियांग मो अपनी आदिम प्रवृत्ति के आगे नहीं झुक रहा था। तुम्हारे मुंह के कोने पर कुछ चिपका हुआ है। लड़के की उंगली ने धीरे से उसके नम होठों को छुआ और एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। यून यून का दिल कुछ पलों के लिए बेकाबू होकर धड़कने लगा। फिर वह होश में आई और उसे गुस्से से घूरने लगी। खांसो, गुस्सा मत करो। जियांग मो उसे देखकर चौंक गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। मैं पहले इन बचे हुए खाने को निपटा लेता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से मांस की गंध से लथपथ लकड़ी की सींग गुफा के प्रवेश द्वार पर ले जाकर एक गड्ढा खोदा और उन्हें दफना दिया, ताकि जादुई जानवर उनकी गंध न पहचान ले और उनका शिकार न कर ले। जब तक वह लौटा, यून यून पहले से ही दीवार के सहारे आंखें बंद करके बैठी थी। उसे यकीन नहीं था कि वह सो गई थी या नहीं। आखिरकार इतनी गंभीर चोट के बाद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। यून यून को आराम करते देख जियांग मो ने उसे परेशान नहीं किया। वह दूसरे कोने में बैठ गया और आधे दिन से उपेक्षित रहे मदारा से कुछ निजी बातें करने का इरादा कर लिया। अंधेरे और नम सीलबंद स्थान में जियांग मो ने एक बार फिर उस शख्स को देखा जो अलगाव और दबंग शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। जियांग मो के पुनः प्रकट होने का आभास होते ही उचिहा मदारा ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। ये अभी भी वही शेरिंगन आंखें थीं जिन्हें सीधे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मदारा से यही उम्मीद थी। उसकी आंखों की शक्ति, जिस पर भी वह नजर डालेगा वह घबरा जाएगा। लेकिन जियांग मो ने फिर भी उसका स्वागत करने के लिए खुद को तैयार किया। नमस्कार, हम फिर से मिल रहे हैं। मेरा नाम जियांग मो है। मदारा ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें जानता हूँ, उचिहा मदारा। वह व्यक्ति जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ, निंजा जगत का नृत्य राजा। ओह, निंजा जगत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। मदारा अभी भी चुप था। क्या प्रशंसा करना व्यर्थ है? जब जियांग मो अन्य तरीकों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उचिहा मदारा ने आखिरकार कहा, यह जगह कहाँ है? ओह, वह मुझे जवाब दे रहा है। आशा है। जियांग मो ने तुरंत समझाया, इसे आप मेरे शरीर के भीतर एक सीलबंद स्थान के रूप में समझ सकते हैं। तुमने मुझे सील कर दिया। उचिहा मदारा की निगाहें अचानक पहले से कहीं अधिक तीखी हो गईं। सिर्फ एक नजर से ही जियांग मो को लगा जैसे वह मरने ही वाला है। नहीं नहीं नहीं, मुझ में इतनी महान क्षमता कैसे हो सकती है? मुझे यह भी नहीं पता कि तुम मेरे शरीर के अंदर क्यों हो, लेकिन अब यही स्थिति है और मैं इस सील को खोलकर तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। जियांग मो ने जल्दी से समझाया। हालांकि बाहरी दुनिया अब एक बिल्कुल नई दुनिया है। यहाँ कई ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा और जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। शायद हम सहयोग कर सकें और अपने लिए एक जगह बना सकें। मदारा कुछ नहीं बोला। जियांग मो ने निराशा में अपना सिर खुजाया और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, क्या आपने भगवान हाशिरामा से सुलह नहीं की? क्या आप इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को बदलना नहीं चाहते? ठीक है, तो मुझे खुद इस दुनिया को देखने दो। उचिहा मदारा अचानक सहमत हो गया। डिंग। उचिहा मदारा की अनुकूलता 1% बढ़ गई है, उधार लेने योग्य शक्ति 2% बढ़ गई है। जियांग मो थोड़ा अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस वाक्य ने उचिहा मदारा को सहमत होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन घटनाक्रम के इस मोड़ के साथ अनुकूलता में 1% की वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से यह कोई नुकसान नहीं है। सुबह सुबह जियांग मो ने ग्रिल लगा दी और खाना पकाने के धुएं के गुबार उठने लगे। यून यून उसके सामने बैठी थी, उसके हाथ उसके घुटनों पर टिके थे। उसकी आंखें लगातार घूमती हुई सींकों पर टिकी थीं, जो उम्मीद से चमक रही थीं। क्या यह अभी तक तैयार नहीं है? मुझे अभी से इसकी खुशबू महसूस हो रही है। गुफा में 2 दिन आराम करने के बाद यून यून की चोटों में काफी सुधार हो गया था।
हालांकि सील अभी तक टूटी नहीं थी, फिर भी वह स्वतंत्र रूप से चल फिर सकती थी और उसका मनोबल भी अच्छा था। इन 2 दिनों के दौरान जियांग मो ने मूल रूप से एक औजार विक्रेता की भूमिका निभाई, जो ग्रिल करने के लिए ताजा भोजन खोजने के लिए हर दिन बाहर जाता था। हालांकि यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन दोनों के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए थे, जो कि बुरा नहीं था। अगर तुम मदद नहीं करने वाले हो तो ठीक है, लेकिन मुझे जल्दबाजी मत करवाओ। क्या तुम सचमुच मेरा सारा पैसा निचोड़ लेना चाहते हो? जियांग मो ने चिढ़कर बुदबुदाया। मैंने कहा था कि मैं मदद करूंगी, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। युन युन ने अपनी पीठ सीधी की और उसकी बात बिल्कुल जायज लग रही थी। फिर जियांग मो अवाक रह गया। उसने चुपचाप पास ही जमीन पर पड़ी 2 जली हुई मछलियों पर नजर डाली, जिनकी आंखों में अभी भी एक रहस्यमयी चमक थी। संभवतः वे शोक में आंखें फाड़कर मर गए। यह युन युन की उत्कृष्ट कृति थी। जियांग मो निश्चित रूप से इस तरह की चीज नहीं खाना चाहता था। खैर, वह इस तरह के काम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। चूंकि उसे हिलने डुलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जियांग मो खुद ही ऐसा कर लेगा। ठीक है, मेरा वाला चखो। उसने एक भुनी हुई मछली उसे सौंप दी। युन युन का चेहरा तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान से खिल उठा और उसने खुशी खुशी सींक ले ली। वह एक छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए बेताब थी, लेकिन वह बहुत गर्म था। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला, मांस को थूकने से हिचकिचा रही थी और अपने मुंह को लगातार हवा देने के लिए केवल अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकती थी। उसकी प्यारी मासूम सूरत देखकर जियांग मो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे खुले दिल से देखा और जितनी बार देखता गया, वह उतनी ही खूबसूरत लगने लगी। वह मेरी पसंद के बिल्कुल अनुरूप है, वह घर ले जाने के लिए एक बेहतरीन पत्नी साबित होगी। डिंग। मिशन शुरू। युन युन को नौकरानी बनाकर वश में करो। पुरस्कार, वंश सीमा, शेरिंगन। असफलता का दंड, सभी खेती की कटौती। खांसी। नौकरानी? जियांग मो इतना हैरान हुआ कि वह अपने मुंह में रखा मांस लगभग थूक ही देता। आखिर हो क्या रहा है? क्या सिस्टम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? कौन सी नौकरानी? युन युन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्या मैंने जो मछली ग्रिल की वह अच्छी थी? जियांग मो ने जल्दी से विषय बदल दिया। हम ठीक है। अगर सब ठीक है तो कोई बात नहीं। और खाओ। मुस्कुराते हुए जियांग मो का ध्यान बिल्कुल भी भुनी हुई मछली पर नहीं था, बल्कि उस मिशन पर था जो सिस्टम ने अभी अभी जारी किया था। युन युन को नौकरानी बनाकर अपने वश में करना। चाहे वह इसे किसी भी नजरिए से देखे, यह मिशन एक मौत का जाल था। उसे युन युन को अपनी नौकरानी बनाने की क्षमता कहां से मिलेगी? दूसरी ओर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के सम्मानित संप्रदाय प्रमुख थे, जो डो हुआंग के विशेषज्ञ थे, जबकि वह मात्र एक मामूली दो अभ्यासी था। अगर वह युन युन का नौकर बन जाता तो यह ज्यादा विश्वसनीय होता। क्या उसे युन युन को पराजित करने के लिए मदारा से कुछ शक्ति उधार लेनी चाहिए, या शायद जिनजुत्सु का इस्तेमाल करे? हालांकि जियांग मो और उचिहा मादारा के मौजूदा संबंधों को देखते हुए शायद वह इसे उधार नहीं ले सकता था। यह मिशन थोड़ा पेचीदा है। गर्जना। अचानक गुफा के बाहर से कई राक्षसी जानवरों की दहाड़े सुनाई दी और उन दोनों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हमारा भेद खुल गया। जियांग मो तुरंत खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। वह जब भी बाहर जाता बहुत सावधान रहता था। असल में जो भी राक्षसी जीव उसे देख लेता, उसे पकड़कर मार डाला जाता था। भला फिर भी वे कैसे पकड़े जा सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है? तुम बाहर गए थे? जियांग मो ने अपनी निगाहें युन युन की ओर घुमाई। उसके खूबसूरत चेहरे पर माफी की शर्मिंदगी झलक उठी। मैं कल रात नहाने के लिए बाहर गई थी। हे भगवान! बिना कुछ और कहे जियांग मो ने युन युन को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक उठाए जाने पर युन युन चौंक कर चीख पड़ी। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसका पूरा शरीर जियांग मो की छाती से चिपक गया था। विशेष रूप से एक संवेदनशील अंग को छुआ गया, जिससे तुरंत ही घबराहट में उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। उसे पकड़े हुए जियांग मो गुफा से बाहर भागा और बेताब होकर दौड़ने लगा। आओ! राक्षसी जीवों की दहाड़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। जियांग मो पहले ही देख चुका था कि कई प्रथम श्रेणी के जादुई जीव उन्हें घेरने लगे हैं। गहरी सांस लेते हुए जियांग मो गुफा से बाहर निकला और जमीन पर उतरा। तब तक उसने उचिहा मादारा की शक्ति का 2% हिस्सा अपने शरीर में समाहित कर लिया था। उनकी आभा पल भर में 9 सितारा डोशी के स्तर तक बढ़ गई। उफ! जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भागते समय जियांग मो के कानों के पास से हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और वह लगातार अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहा था। आओ वो! एक प्रथम श्रेणी का जादुई दानव सीधे सामने से हमला करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह झपटने वाला था, जियांग मो ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह अब भी प्रथम श्रेणी के जादुई जीवों का सामना कर सकता था। लेकिन असली मुसीबत यह थी कि एक राक्षसी जानवर द्वारा पकड़े जाने का मतलब था उन सभी द्वारा पकड़े जाना। आसपास के जानवर तेजी से घेर लेते थे। निश्चित रूप से इससे पहले कि वह बहुत दूर भाग पाता, जियांग मो के चारों ओर कई द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर प्रकट हो गए और वह घिर गया। हालांकि अब वह 9 सितारा डोशी था, लेकिन उसके युद्ध अनुभव में कमी थी। इसके अलावा युन युन को अपनी बाहों में उठाने से उसके प्रदर्शन पर गंभीर असर पड़ता था। अपनी पीठ देखो। युन युन ने अचानक घबराहट में चेतावनी भरी आवाज लगाई। एक उच्च स्तरीय रैंक 2 दानव भेड़िए ने पीछे से छुपकर हमला किया। समय रहते बचाव करने में असमर्थ भेड़िए ने जियांग मो की पीठ पर एक भयानक घाव कर दिया। असहनीय दर्द से वह दर्द से करा उठा। जियांग मो! उसे घायल देखकर युन युन के दिल में तेज दर्द का एक झटका सा लगा। उसे इस बात से नफरत थी कि वह अभी तक उस सील को तोड़ नहीं पाई थी। वह न केवल मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि वह जियांग मो पर बोझ भी बन गई थी। घबराओ मत, कसकर पकड़ो। मैं अब पूरी रफ्तार से दौड़ने वाला हूँ, जियांग मो ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह तेजी से आगे बढ़ा, जिससे रैंक 2 के वे राक्षसी जीव बहुत पीछे छूट गए। आह! चौंक कर युन युन ने जल्दी से जियांग मो को कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहें मजबूती से उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसका पूरा शरीर उससे सटा हुआ था। वह लगभग फिसलकर गिर ही गया था। सौभाग्य से उसने अपना संयम बनाए रखा और जल्दी ही स्थिति को संभाल लिया। हालांकि उनका पता चल गया था, लेकिन सौभाग्य से आसपास कोई उच्च स्तरीय राक्षसी जीव नहीं थे। जियांग मो को जल्द ही एक झरने के पीछे छिपी एक और गुफा मिल गई। उफ! ठीक है, अभी हम सुरक्षित हैं। गुफा में घुसने के बाद जियांग मो ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह सुनकर युन युन ने आखिरकार जियांग मो की छाती से अपना चेहरा हटा लिया। उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और दूर से आती राक्षसी जानवरों की दहाड़ों को सुना, फिर जियांग मो की बाहों से नीचे उतर गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अचानक अपनी बाहों में खालीपन महसूस करते हुए जियांग मो ने मन ही मन सोचा कि यह कितना दुखद है। अगर उसे पता होता तो वह बाहर कुछ और चक्कर लगा लेता। कैसे हो? मैंने अभी अभी तुम्हें चोट लगते देखा। युन युन को अचानक याद आया और उसने जल्दी से जियांग मो को घुमा दिया। सचमुच उसकी पीठ पर खून से सना हुआ पंजे का निशान था। दर्द हो रहा है। जब तक आपने इसका जिक्र नहीं किया, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसकी पीठ में तेज दर्द फैल गया, जिससे जियांग मो दर्द से कराहते हुए बैठ गया। उसने घाव को देखने के लिए अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इधर उधर मत हिलो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, युन युन ने कहा। ओह, इतनी परेशानी के लिए धन्यवाद। बोलते बोलते जियांग मो ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। तुम क्या कर रहे हो? जियांग मो को अचानक अपने कपड़े उतारते देख युन युन तुरंत घबरा गई। क्या वह ऐसे समय में कुछ क्रूर करने की योजना बना रहा होगा? क्या हमें घावों का इलाज नहीं करना चाहिए? मुझे लगा कि इस तरह से दवा लगाना आसान होगा, जियांग मो ने मासूमियत भरे भाव से कहा।
यह सुनकर यून यून को एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। अपने कपड़े उतारने के बाद जियांग मो की पीठ पर लगे घाव पूरी तरह से दिखाई देने लगे। खून से लथपथ 3 लंबे पंजे के निशान बेहद भयावह और चौंकाने वाले लग रहे थे। सौभाग्य से घाव गहरे नहीं थे। यून यून ने अपनी अंगूठी में रखी औषधि की एक बोतल निकाली, उसमें से थोड़ा पाउडर निकाला और सावधानीपूर्वक लगा लिया। फुफकार। तेज दर्द के कारण जियांग मो ने जोर से हांफते हुए कहा, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। यून यून पहली बार किसी और की देखभाल कर रही थी और उसे औषधीय पाउडर डालने के लिए आवश्यक बल का ठीक से अंदाजा नहीं था, जिसके चलते उसने गलती से बड़ी मात्रा में पाउडर घाव पर गिरा दिया। हिस्सा। जियांग मो को इतना दर्द हो रहा था कि उसका आधा शरीर जमीन पर गिर गया और वह लगभग बेहोश हो गया। ये किस तरह की दवा है? इससे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है, यह जल्द ही हो जाएगा। जियांग मो दर्द से जितना ज्यादा चिल्लाता था, यून यून उतनी ही ज्यादा घबरा जाती थी। सौभाग्यवश उसने पहले जो अतिरिक्त पाउडर डाला था वह पर्याप्त था और उसे और डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर उसने अपने भंडारक छल्ले से कुछ सफेद कपड़ा निकाला और जियांग मो के घाव पर पट्टी बांधने में उसकी मदद की। लेकिन यून यून अनाड़ी थी और इस प्रक्रिया के दौरान उसने जियांग मो को कई बार और चोट पहुंचाई। किया जब तक पट्टियां बांधने का काम पूरा हुआ तब तक दोनों को बहुत पसीना आ रहा था। पट्टी बांधने के आपके कौशल में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। जियांग मो ने खराब तरीके से बांधे गए सफेद कपड़े को अपने शरीर पर लिपटा देखकर मुंह बनाया। यून यून शर्म से थोड़ा लाल हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे माफ करना, मैं पहली बार किसी की देखभाल कर रही हूँ। क्या यह तुम्हारा पहला अनुभव है? जियांग मो अचंभित रह गया। अरे असल में यह उतना बुरा भी नहीं है, कम से कम आगे और पीछे की तरफ लपेटों की संख्या बराबर है, यह अच्छी बात है। खैर यह तो अजीब स्थिति थी। दोनों अचानक चुप हो गए। अब बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, उन्हें दूसरे राक्षसी जीवों की आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि फिलहाल वे सुरक्षित हैं। उफ, फिर कभी अकेले मत भटकना, अगर हम फिर से पकड़े गए तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए जियांग मो ने आखिरकार राहत की सांस ली। ओह, यून यून जानती थी कि गलती उसकी है, इसलिए उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। ओम। यून यून हिचकिचाई, बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी, फिर दोबारा बोलना चाहती थी। यह क्या है? क्या आप कृपया अपने कपड़े वापस पहन सकते हैं? यून यून ने आखिरकार बोल ही दिया। बोलने के बाद उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। जब उसने इस बारे में बताया तभी जियांग मो को एहसास हुआ कि उसने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। हे, अब तुमने मेरा शरीर देख लिया है, जिससे तुम्हारे शरीर को देखने का मेरा पहले का सारा मामला खत्म हो गया। अब हम दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। जियांग मो हंसते हुए बोला। कौन तुम्हारा शरीर देखना चाहता था? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले हुई घटना को याद दिलाने की? मैं तुम्हें मारूंगी। यून यून का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जियांग मो पर वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह एक तरफ हट गया। मैं यह नहीं कहूंगा। जियांग मो थोड़ा और दूर चला गया और खुशी खुशी अपने कपड़े पहन लिए। पास ही खड़ी यून यून अब भी शर्मिंदा और गुस्से में थी और वह जियांग मो की तरफ देखना नहीं चाहती थी। फिर भी उसकी आंखें अपनी मर्जी से चलती थीं और वह चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के शरीर को इतने करीब से और स्पष्ट रूप से देखा था। हालांकि वह अभी भी एक छोटा सा शरारती बच्चा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उस नन्हे लड़के का शरीर काफी अच्छा था। उसके पेट पर 8 पैक एब्स की आकृति पहले से ही दिखाई दे रही थी, बिल्कुल आपके जैसे प्रिय पाठकों। यह मजबूत लग रहा था और इसकी बनावट भी काफी अच्छी होगी। उसने जियांग मो की कही हुई बात को याद किया। उसने उसका शरीर देखा और अब उसने उसका शरीर देखा, ऐसा लगा जैसे वे बराबर हो गए हों। लेकिन यून यून के मन में उठे इस विचार से वह तुरंत चौंक गई। यून यून, तुम क्या सोच रही हो? वह तो बस एक छोटा सा शरारती बच्चा है और आप क्लाउड मिस्ट सेक्ट के मास्टर हैं। क्या आप थोड़ा संयम बनाए रख सकते हैं? इस प्रकार वह अपने सामान्य सौम्य व्यवहार में लौट आई। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं बाहर जाकर कुछ खाने को ढूंढूं? जियांग मो ने कपड़े पहनने के बाद लापरवाही से पूछा। हम बाल मौत से बच गए। बाहर अभी बहुत खतरा है, बाहर मत जाओ। यून यून अवचेतन रूप से कहना चाहती थी कि उसे भूख लगी है, लेकिन उसे तुरंत याद आ गया कि वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक है और उसने समय रहते खुद को रोक लिया। वह कोई सुअर नहीं थी, एक बार का खाना छोड़ देने से उसकी मौत नहीं हो जाएगी। सुरक्षा सर्वोपरि थी। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। जियांग मो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वह पहले तो दीवार के सहारे पीठ टिकाना चाहता था, लेकिन पीठ पर लगे घाव के कारण उसे करवट लेकर बैठना पड़ा। इसलिए वह एक तरफ झुककर बैठ गया और बिना पलक झपकाए यून यून को घूरता रहा। यून यून को घूरे जाने से असहज महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में शर्म महसूस कर रही थी। इसलिए उसने चुप्पी तोड़ते हुए पहले बोलना शुरू किया। वैसे जियांग मो, क्या तुम किसी संप्रदाय में शामिल हो गए हो? नहीं, जियांग मो ने लापरवाही से जवाब दिया। आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, आपको साधना के लिए एक अच्छा संप्रदाय ढूंढना चाहिए। मेरा एक मित्र है जो क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में एक वरिष्ठ सदस्य है। मैं क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आपकी सिफारिश कर सकता हूँ, कैसा रहेगा? क्लाउड मिस्ट सेक्ट। जियांग मो ने सोचने का नाटक किया। बेशक वह जानता था कि यून यून ने जिस दोस्त का जिक्र किया था वह खुद ही थी। हालांकि यून यून का शिष्य बनने के बजाय उसने यून यून को अपनी दासी के रूप में स्वीकार करना बेहतर समझा। यह अपरिहार्य था। किसने सिस्टम को उसे इतना घिनौना मिशन देने के लिए कहा था? जियांग मो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या उसे सीधे सीधे कह देना चाहिए, हे स्त्री, मैं तुम्हें अपनी दासी बनाना चाहता हूँ, हाँ या ना? यून यून शायद साफ इनकार कर देगी, उसकी पिटाई करेगी और फिर उसे बेवकूफ समझेगी। मेरे सिर में दर्द होता है। तभी अचानक एक शेर की दहाड़ से जंगल हिल गया, जिसके तुरंत बाद एक बेहद भयानक आभा छा गई, जिससे जियांग मो और यून यून दोनों के चेहरे के भाव एक बार फिर से पूरी तरह बदल गए। द एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग। उन 5 छोटे शब्दों ने उन दोनों के दिलों को बुरी तरह से डुबो दिया। छठे स्तर का जादुई प्राणी, नीलमणि पंखों वाला शेर राजा, एक ऐसा अस्तित्व था जो डोगोंग विशेषज्ञ के तुलनीय था। और अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा ने उन्हें ढूंढ लिया था। नीलम पंखों वाले शेर राजा ने हमें कैसे खोज निकाला? जियांग मो अपना आपा खो बैठा। वह इस समय एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग से निपट नहीं सकता था। इस क्षण यून यून का सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया। एमेथिस्ट पंखों वाली शेरनी यहाँ थी और अपनी वर्तमान स्थिति में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उसने अपने चांदी जैसे दांत भींचे, अचानक खड़ी हो गई और बोली, नीलम पंखों वाला शेर राजा मुझे ढूंढ रहा है। मैं बाहर जाकर उसे लुभाकर भगा दूंगी। तुम यही रहो और हिलना मत। वह अब जियांग मो को और नीचे नहीं गिरा सकती थी। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढ रहा है, फिर भी तुम मौत को गले लगाने जा रहे हो। क्या तुम बेवकूफ हो? जियांग मो अचानक आगे बढ़ा और उसे पीछे की ओर खींच लिया। तुम आज्ञाकारी होकर यही रहो। मैं अभी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। उसका चेहरा उग्र और आक्रामक लग रहा था, फिर भी यून यून के दिल में असीम भावनाएं उमड़ पड़ी। लेकिन तुम भी तो ताकतवर नहीं हो। मेरी बात सुनो। जियांग मो ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए उसकी बात काट दी। लेकिन मेरे जाने से पहले क्या आप मुझसे एक बात का वादा कर सकते हैं? क्या? यून यून ने उसे खाली निगाहों से देखा, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। कैसा रहेगा यह? हाँ। यून यून जम सी गई। यून यून स्तब्ध रह गई। एक पल के लिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। स्पष्ट रूप से इस समय जियांग मो की पीठ इतनी सुरुचिपूर्ण और दबंग थी कि कोई भी उसके प्रति आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं सकता था। लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्द इतने अजीब क्यों थे? नौकरानी?
नौकर, यह किस तरह का विचित्र घटनाक्रम है? क्या इस तरह के शब्द इस समय कहे जाने चाहिए? लेकिन इस समय यून यून के पास इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि जियांग मो एमेथिस्ट विंग लायन किंग को लुभाने के लिए बाहर जा रहा था और एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा उसे ढूंढ रहा था। जियांग मो तो बस उसकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहा था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम जिंदा वापस आओगे मैं किसी भी बात पर राजी हो जाऊंगी, यून यून ने कहा। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि जियांग मो को कुछ भी न हो। आपके ये शब्द सुनना ही काफी है। एक सहज और बेफिक्र मुस्कान के साथ जियांग मो मुड़ा और गुफा से बाहर भाग गया। गुफा के बाहर आसपास के सभी प्रकार के जानवर एमेथिस्ट विंग लायन किंग की दहाड़ से डरकर भाग गए थे और बड़ी संख्या में जादुई जानवर एमेथिस्ट विंग लायन किंग के आदेश पर पहाड़ को घेर चुके थे। नीलम के पंखों वाला शेर राजा स्वयं गुफा के सामने आया। उसकी विशालकाय राक्षसी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और वह मानव भाषा में बोल रहा था। और तुम चिपना बंद करो और बाहर आओ। एक के बाद एक दो जानवरों जैसी पुतलियों की निगाहों के बीच एक आकृति गुफा से बाहर निकली, लेकिन वह मानव महिला नहीं थी जिसकी वे तलाश कर रहे थे, बल्कि एक पुरुष था। हेलो लायन किंग, आप कैसे हैं? जियांग मो ने बेपरवाही से कहा, एमेथिस्ट विंग लायन किंग को ध्यान से देखते हुए। यह पहली बार था जब उसने एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा को इतनी नजदीक से देखा था। उसका राजसी शरीर, शक्तिशाली अंग और गर्वित अडिग आंखें सभी एक शाही प्रभुत्व का आभास दे रही थी। जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला का अधिपति कोई मजाक नहीं था। अगर तुम अब आज्ञाकारी होकर निकल जाओगे तो तुम्हारी तुरंत मौत हो सकती है, वरना जब यह राजा खुद तुम्हें कब्र से बाहर निकालेगा तो तुम मरने की कामना करोगे। नीलम के पंखों वाले शेर राजा ने जियांग मो की आंखों में देखा तक नहीं, वह सीधे झरने के पीछे की गुफा को घूर रहा था, जिससे जियांग मो को अंदर ही अंदर काफी दुख हुआ। लेकिन फिर भी अगर वह एक प्रतिष्ठित छठे स्तर का जादुई प्राणी होता तो वह किसी डॉ अभ्यासी की ओर सीधे क्यों देखता? जियांग मो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय जियांग मो के शरीर के भीतर सीलबंद स्थान में, भगवान बान, क्या आपने सामने उस जादुई जानवर को देखा? वह बहुत शक्तिशाली है। क्या आप मुझे थोड़ी शक्ति दे सकते हैं ताकि मैं जाकर उसे मार गिरा सकूं? जियांग मो ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। उसकी आवाज में चापलूसी थी। मजबूत? यह तो 9 पूंछ वाले राक्षस के आधे के बराबर भी ताकतवर नहीं है। तुम ही तो बहुत कमजोर हो, उच्चाहा मरारा ने बेरहमी से उपहास किया। लेकिन कम से कम वह जवाब देने को तैयार तो था। सचमुच कोई तुलना नहीं है, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। अगर मैं मर गया तो हम दोनों का अंत हो जाएगा। जियांग मो अच्छी तरह जानता था कि मरारा की नजरों में एमेथिस्ट विंग लायन किंग कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वह केवल उच्चाहा मरारा पर ही भरोसा कर सकता था। अगर उच्चाहा मरारा ने उसकी मदद नहीं की तो सचमुच सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम खुद ही देख लो, उच्चाहा मरारा ने ठंडी सी आवाज में कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अब वह उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तुम ऐसे नहीं हो सकते, है ना? मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दो। जियांग मो का चेहरा कड़वाहट से भरा था, लेकिन चाहे वह कुछ भी कहे उच्चाहा मरारा जवाब देने को तैयार नहीं था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या इस बार सच में कुछ होने वाला है? गर्जन। एमेथिस्ट विंग लायन किंग की दहाड़ ने जियांग मो को होश में ला दिया। चूंकि तुम बाहर नहीं आओगे, इसलिए इस राजा को कार्रवाई करने के लिए दोष मत दो। गर्जना के बीच नीलमणि पंखों वाले शेर राजा ने एक आदेश दिया और उसके पीछे मौजूद 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर जियांग मो की ओर दौड़ पड़े। अधीनस्थ होने के नाते स्वाभाविक रूप से यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने बॉस को छोटी-मोटी महत्वहीन बाधाओं को दूर करने में मदद करें। जियांग मो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिना किसी झिझक के उच्चाहा मरारा की 2% शक्ति उधार ले ली। उसने तेजी से हाथों से मुद्राएं बनाई और जमीन पर एक जोरदार प्रहार किया। अर्थ रिलीज, अर्थ स्टाइल वॉल। बूम! उस आवाज से धरती फट गई और जमीन से एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, जिसने उन 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों का रास्ता रोक दिया। लेकिन एक साधारण मिट्टी की दीवार 2 असली द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों को कैसे रोक सकती थी? एक जोरदार धमाके के साथ मिट्टी की दीवार ढह गई और दोनों जादुई जानवर दहाड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन उनका सामना जलती हुई लपटों के गोले से हुआ। अग्नि विमोचन, महान अग्निगोला तकनीक। आग की झुलसा देने वाली लहर ने पल भर में इन 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों को निगल लिया। तीव्र लपटों ने उनकी खाल को तुरंत जला दिया और वे कराहते हुए पीछे की ओर उड़ गए। भुने हुए मांस की हल्की सी सुगंध हवा में फैली हुई थी। मूर्ख मनुष्य, क्या तुम उस स्त्री की रक्षा करना चाहते हो? तो यह राजा तुम्हें पहले ही तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। नीलम के पंखों वाले शेर राजा का धैर्य समाप्त हो गया था। शुरू में यह देखते हुए कि जियांग मो एक छोटा सा डो अभ्यासी था, उसने उससे निपटने के लिए अपनी स्थिति को कम नहीं करना चाहा। परिणामस्वरूप जियांग मो की आभा अचानक 9 सितारा डो शी के स्तर तक बढ़ गई और उसने 2 द्वितीय स्तरीय जादुई जानवरों को भी बाहर निकाल दिया, जिससे एमेथिस्ट विंग लायन किंग का धैर्य समाप्त हो गया। गर्जन। नीलम पंख वाले शेर राजा के शरीर पर मौजूद बैंगनी शल्क अचानक टिमटिमाती रोशनी से जगमगा उठे। तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए जलती हुई बैंगनी लपटों का एक गोला उगला जो जियांग मो की ओर बढ़ा और पूरे आकाश को ढक लिया। बैंगनी रंग की लपटों को उठते हुए देखकर जियांग मो जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपने हाथों से फिर से मुद्राएं बनाई। अग्नि विमोचन, महान अग्निगोला तकनीक। बेचारा, उसके पास अब केवल 2 निंजुत्सु ही बचे थे और उसे बस इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। बात सिर्फ इतनी थी कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग की बैंगनी आग की तुलना में जियांग मो का ग्रेट फायरबॉल एक छोटे जादूगर और एक महान जादूगर के बीच टकराव जैसा था। जैसे ही वे टकराए, जियांग मो चारों दिशाओं से दब गया। बैंगनी आग लगातार उसके छोटे से विशाल अग्निगोले को निगलती रही। उसे अपने बालों के भी तेज तापमान से झुलसने की गंध आ रही थी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस बार मैंने अपनी हद पार कर दी। जियांग मो को अचानक उन 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति महसूस होने लगी, जो अभी-अभी उसकी अग्नि शक्ति से झुलस गए थे। तभी एक तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी। इस तरह की ताकत के साथ तुम बहुत कमजोर हो। इसके बाद जियांग मो ने अपने शरीर के भीतर से एक अभूतपूर्व शक्तिशाली बल का प्रवाह महसूस किया, जिससे उसे अपार आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। टकराना। जिस क्षण बैंगनी अग्नि ने अग्नि रिलीज को पूरी तरह से निगल लिया, जियांग मो का शरीर पलक झपकते ही प्रकट हुआ और उसने वास्तव में अग्नि की उस लहर को चकमा दे दिया जिसे चकमा देना मूल रूप से असंभव था। अगले ही पल वह सीधे एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के सामने आ गया। बिना किसी दिखावटी चाल के उसने एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। टकराना। इस जोरदार प्रहार से एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा बुरी तरह चकरा गया। ऐसा लगा मानो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता कोई पहाड़ उसके चेहरे से टकरा गया हो। उसका शरीर तुरंत संतुलन खो बैठा और वह एक के बाद एक कई मोटे पेड़ों को गिराते हुए जोर से एक तरफ लुढ़क गया। आसपास के सभी जादुई जीव भयभीत हो गए थे। वह दुबला-पतला और कमजोर दिखने वाला इंसान अचानक बेकाबू कैसे हो गया? उसने एक ही मुक्के से उनके बॉस को भी गिरा दिया। दिन की शुरुआत करने का यह बिल्कुल गलत तरीका है। नीलम के पंखों वाला शेर राजा भी स्तब्ध था। उसका छोटा सा सिर बड़ी उलझन से भरा हुआ था और उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया, तभी अचानक उसे चटकने की आवाज सुनाई दी। उसकी गर्दन पर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की परत का एक टुकड़ा सचमुच टूटकर गिर गया। यह दूसरी बार था जब इसे किसी इंसान के हाथों झटका लगा था। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के अधिपति के रूप में गरिमा में छठे स्तर का जादुई जीव एमेथिस्ट विंग लायन किंग यून, जो स्वयं भी एक रोहुआन थी, के हाथों घायल होना एक बात थी, लेकिन अब एक नन्हा डो अभ्यासी भी उसे घायल कर सकता है। अपमान, घोर अपमान, असहनीय। यह इसे सहन नहीं कर सकता था। गरज। इंसान, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नीलम के पंखों वाले शेर राजा ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। मनुष्य, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नीलम रंग के पंखों वाले शेर राजा ने एक दहाड़ लगाई। उसके बैंगनी पंख फड़फड़ाने लगे और उसका विशाल शरीर क्रोध में जियांग मो की ओर दौड़ पड़ा, जिससे एक तेज आंधी उठ उठी।
एमेथिस्ट विंग लायन किंग के प्रकोप का सामना करते हुए जियांग मो अब बिल्कुल भी विचलित नहीं था, क्योंकि अभी अभी उचिहा मादारा ने उसे अपनी शक्ति का 15% उधार दिया था। जियांग मो के पास अब 5 स्टार डो हुआंग जितनी ताकत थी। आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं। बूम! दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर क्रूर झड़प हुई, जिसमें मुक्केबाजी भी शामिल थी। इसी बीच जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की दूसरी ओर एक गुफा में साधना कर रहे शाओ यान ने अचानक बाहर ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें खोल ली। गुरुजी, क्या हो रहा है? याओ लाओ रिंग से बाहर उड़ गया, आभा के स्रोत की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, क्या दो और डू हुआंग लड़ रहे हैं? क्या वो औरत और नीलमणि पंखों वाला शेर राजा फिर से लड़ रहे हैं? यह सुनकर कि डू हुआंग लड़ रहा है, शियाओ यान उत्साह से उछल पड़ी। याओ लाओ ने ध्यान से महसूस किया और अपना सिर हिलाया। कुछ तो गड़बड़ है। एक आभा तो वाकई एमेथिस्ट विंग लायन किंग की है, लेकिन दूसरी बहुत अपरिचित है और वह उस दिन वाली महिला से भी अधिक शक्तिशाली है और एमेथिस्ट विंग लायन किंग से भी अधिक शक्तिशाली है। एक नया डू हुआंग आ गया है, शियाओ यान आश्चर्यचकित थी। हाँ, चलो पहले जाकर देख लेते हैं। याओ लाओ अनिश्चित था और उसने शियाओ यान को साथ लेकर जांच करने का फैसला किया। याओ लाओ की मदद से जियाओ यान ने आसपास के राक्षसी जानवरों से आसानी से बचते हुए चुपके से एक जंगल में पहुंचकर अंतः नीलमणि पंखों वाले शेर राजा और अन्य डू हुआंग को देखा। यह सचमुच एमेथिस्ट विंग लायन किंग है, लेकिन वह डू हुआंग बहुत छोटा है। जियांग मो को एमेथिस्ट विंग लायन किंग से स्पष्ट रूप से लड़ते हुए देखकर और उसके युवा चेहरे को देखकर शियाओ यान बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा नहीं दिखता था, फिर भी वह पहले से ही एक डू हुआंग था। शियाओ यान के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव झलक रहे थे। यह तो बस एक डू हुआंग है। मेरे साथ रहने से तुम भी भविष्य में इस स्तर तक पहुंच जाओगे, याओ लाओ ने सांत्वना दी। लेकिन यह व्यक्ति वाकई थोड़ा ज्यादा ही युवा है। उसकी प्रतिभा अद्भुत है। दूसरी ओर जियांग मो और नीलमणि पंखों वाले शेर राजा के बीच विशुद्ध रूप से शारीरिक लड़ाई चल रही थी। गर्जन! नीलम रंग के पंखों वाले शेर राजा ने अपना विशाल पंजा उठाया और उसे जोर से नीचे पटका, जिससे एक भयंकर हवा चली। जियांग मो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए तेजी से जमीन पर कदम रखा और वार से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गया। साथ ही उसने तुरंत अपने हाथों से मुद्राएं बना ली। अग्नि मुक्ति, ड्रैगन ज्वाला तेज गायक तकनीक। यह उसका निंजुत्सु नहीं था, यह उचिहा मादारा का था, लेकिन जियांग मो भी अब इसका इस्तेमाल कर सकता था। उसके मुंह से कई सजीव दिखने वाले छोटे अग्नि ड्रैगन निकले और वे एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा की ओर उग्रता से बढ़ने लगे। टकराना! इन अग्निद्रगों का सामना करते हुए बाद वाले ने पहले तो ज्यादा परवाह नहीं की, बल्कि अपने शक्तिशाली शारीरिक शरीर से उनका सामना करने का इरादा किया। जब पहली अग्नि ड्रैगन ने उस पर हमला किया, तभी एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये अग्निद्रगने, जो देखने में शक्तिहीन प्रतीत होते थे, अत्यंत भयंकर थे। उन्होंने उस पर विस्फोट किया और उनकी प्रचंड शक्ति ने उसे लगभग उड़ा ही दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक कई और अग्नि ड्रैगन उस पर टूट पड़े, जिससे एमेथिस्ट विंग लायन किंग को असली पीड़ा का अनुभव हुआ। धड़ाम! एक बार फिर बुरी तरह घायल होकर उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और एमेथिस्ट विंग लायन किंग की आभा काफी कमजोर हो गई। मनुष्य, तुमने मेरी सहनशीलता की आखिरी सीमा भी पार कर दी है। उसके गले से एक धीमी, गुस्से भरी दहाड़ निकली। एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के शरीर पर एक चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी फैल गई। उसके सिर पर लगा सिंह, जिसे युन युन ने आधा काट दिया था और अब केवल आधा ही बचा था, उस सारी बैंगनी रोशनी को संघनित कर रहा था। यह फिर से एक सीलिंग तकनीक है। दूसरी ओर इस परिचित दृश्य को देखकर जियाओ यान विस्मय से भर उठा। देखते हैं कि इस बार डू हुआंग इसे संभाल पाता है या नहीं। याओ लाओ भी ध्यान से देख रहा था। एक और सीलिंग तकनीक है ना? युन युन को कभी परेशान करने वाली सीलिंग तकनीक को देखकर जियांग मो की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर की सारी डोची उसकी आंखों की ओर उमड़ पड़ी। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे घूमने लगीं और उन्होंने लाल रंग की एक आकर्षक मैंगेक्यो शेरिंगन का रूप धारण कर लिया। उचिहा मादारा की मैंगेक्यो शेरिंगन। हल्के नीले रंग की ऊर्जा तेजी से निकली और उसके शरीर के चारों ओर एक ठोस ऊर्जा कंकाल का निर्माण कर लिया। सुसानु! एमेथिस्ट सील! एक जोरदार दहाड़ के साथ एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के सिर पर लगी आधा फुट लंबी बैंगनी रोशनी तेजी से बाहर निकली। उसी समय जियांग मो के चारों ओर मौजूद सुसानु ने भी घूमती हुई ऊर्जा मागातामा की एक श्रृंखला को संघनित किया, लेकिन उन्हें बैंगनी प्रकाश की ओर फेंकने के बजाय उसने उन्हें एमेथिस्ट विंग लायन किंग की ओर पटक दिया। बूम! दोनों हमले एक साथ अपने लक्ष्यों पर लगे और भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव तुरंत पूरे राक्षसी जंगल में फैल गए। ऊर्जा विस्फोट के बाद के झटके पूरे आधे मिनट तक जारी रहे और फिर धीरे धीरे बंद हो गए। दरार! टूटने की एक तीखी आवाज गूंज उठी। जियांग मो के चारों ओर मौजूद सुसानु के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। सौभाग्यवश जियांग मो के शरीर को कोई चोट नहीं आई। सुसानु ने उसके लिए एमेथिस्ट विंग लायन किंग की एमेथिस्ट सील को पूरी तरह से रोक दिया था। हालांकि एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा की स्थिति आशाजनक नहीं थी। अचानक हुए हमले में उसे मागातामा की ऊर्जा की पूरी ताकत झेलनी पड़ी। इस अविश्वसनीय शक्ति ने उसके शरीर से बड़ी संख्या में बैंगनी क्रिस्टल गिरा दिए, जिससे खून से लथपथ घाव दिखाई देने लगे। इसकी आभा मंद थी। एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा हार गया। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में घटित इस दृश्य ने आसपास के राक्षसी जानवरों को स्तब्ध कर दिया। उनका राजा हार गया? तुम हार गए। चले जाओ। गुफा के सामने शांत भाव से खड़े होकर जियांग मो ने उदासीनता से कहा। हम आज को अपनी जीत समझो। जाने से पहले एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा ने ठंडी फुफकार मारी और फिर भी अपने अधीनस्थों के साथ गर्व से चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा जो एमेथिस्ट विंग लायन किंग की मुहर को भी रोक देगा। यह सब देखकर शियाओ यान बेहद हैरान थी। सच में उसमें कुछ हुनर तो है। चलो हम भी चलते हैं, कहीं पकड़े न जाए। याओ लाओ ने शियाओ यान को अपने साथ ले जाते हुए कहा। धिक्कार है, इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? अगर मेरी ताकत खत्म न हुई होती तो मैं तुम्हारी सिंह का दूसरा हिस्सा भी तोड़ देता। जियांग मो ने धीरे से बुदबुदाया। वह एमेथिस्ट विंग लायन किंग को भी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह हताश हो चुका था। मदारा द्वारा दी गई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वह हिलना भी नहीं चाहता था। दरअसल अगर मदारा ने अंत में चुपके से उसकी मदद न की होती तो शायद वह एमेथिस्ट विंग लायन किंग की एमेथिस्ट सील को भी रोक नहीं पाता। उसे भविष्य में खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। एमेथिस्ट विंग लायन किंग के चले जाने की पुष्टि करने के बाद जियांग मो ने जबरदस्ती गुफा में वापस प्रवेश किया। जियांग मो, क्या तुम ठीक हो? जियांग मो की आकृति को देखकर युन युन के सुंदर चेहरे पर तनाव धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। अपना वाक्य पूरा करते करते जियांग मो को अचानक अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई और वह सीधे आगे की ओर गिर पड़ा। जियांग मो युन युन चौंक गई और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। हम्मा! पूरी तरह बेहोश होने से पहले जियांग मो ने खुद को एक बहुत ही नरम तकिए पर गिरते हुए महसूस किया और वहां एक हल्की सी दूधिया खुशबू भी थी। वाह, कितना प्यारा सपना था। जियांग मो ने एक सपना देखा। सपने में उसने दूध की खुशबू वाले 2 बंस देखे। उसने उन्हें तुरंत उठाया और 2-3 बार दबाया। वे नरम और मुलायम थे, जैसे ही वह एक निवाला लेने वाला था। थप्पड़! अचानक एक थप्पड़ ने उसे सपने से जगा दिया। जियांग मो का शरीर जमीन पर जोर से गिरा और वह पूरी तरह से चौंक कर जाग गया। किसने मुझे मारा? जियांग मो झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें तेजी से बाएं और दाएं घूम रही थीं। उसने युन युन को पास ही बैठे देखा। उस समय उसका कोमल हाथ उसकी छाती पर था और उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से का एक हल्का सा भाव झलक रहा था। सुप्रभात! जियांग मो ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। आप बिगाड़ने! युन युन की ठंडी चीख में शर्मिंदगी भरी नाराजगी की झलक थी, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखें सीधे जियांग मो को घूर रही थी। क्या? सुबह सुबह ही मुझे क्यों डांट रहे हो?
क्या मैंने कुछ गलत किया है? जियांग मो पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। फिर अचानक उसे समझ आने लगा युन युन के शर्मिंदा और गुस्से वाले चेहरे को देखकर जब उसने अपना सीना पकड़ रखा था तो उसे लगा कि शायद इसीलिए उसके सपने में दिखने वाले बंस इतने स्वादिष्ट और इतने मुलायम लग रहे थे। जियांग मो अपने सपने में हुई अनुभूति को याद करते हुए अनजाने में अपनी हथेली हिलाने लगा। युन युन ने यह दृश्य देखा और तुरंत उसे एक और तीखी निगाह से देखा। हाँ हाँ हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? मैं कुछ ढूंढकर आती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतना कहकर जियांग मो गुफा से ऐसे भागा जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। उसे डर था कि अगर वह थोड़ी देर और रुका तो उसे एक और थप्पड़ पड़ जाएगा। आधे घंटे बाद जियांग मो सावधानीपूर्वक अपने हाथों में कुछ छोटी मछलियां लिए हुए वापस अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर आया उसने सबसे पहले यह देखा कि क्या युन युन अभी भी गुस्से में है। यह देखकर कि वह अब उतनी परेशान नहीं लग रही थी उसने आखिरकार बोलने की हिम्मत की। आज भी ये सिर्फ मछली ही है। उसके सामने बैठते हुए जियांग मो ने आग जलाई और मछली को भूनने के लिए उस पर रख दिया। युन युन चुपचाप उसके सामने बैठी रही। यह स्पष्ट नहीं था कि वह अब भी नाराज थी या नहीं। हालांकि जिस तरह से वह एकदम सीधी बैठी थी और जिस तरह से उसने अपने कपड़े कसकर खींच रखे थे उससे यह स्पष्ट था कि वह जियांग मो से काफी ज्यादा सावधान हो गई थी। युन युन सचमुच बहुत गुस्से में थी। कल जब उसने देखा कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए एक भीषण युद्ध लड़ने के बाद वह कितना थका हुआ था तो उसने अपने हृदय की दयालुता से उसे अपनी गोद में सिर रखकर आराम करने की अनुमति दी। अंत में इस नन्हे बच्चे ने सचमुच हाथ पैर चलाने की हिम्मत कर ली। वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। जियांग मो के बाएं गाल पर अभी भी लाल हाथ का निशान मौजूद था। ये लो, ये भुन गई है। जियांग मो ने चुपचाप एक भुनी हुई मछली उसे दे दी। युन युन ने बिना किसी शिष्टाचार के उसे ले लिया। उसका गुस्सा खाने पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर था। भोजन निर्दोष है। जियांग मो को मछली भूनते हुए गंभीर चेहरे के साथ देखकर युन युन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने पहल करते हुए कहा, जियांग मो, कल वो सब क्या था? जियांग मो ने ऊपर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? कल तुम अचानक इतने शक्तिशाली हो गए थे। तुमने तो एमेथिस्ट विंग लायन किंग को भी हरा दिया। युन युन की खूबसूरत आंखें उस पर टकटकी लगाए हुए थीं। यह दुविधा उसके मन में लंबे समय से बनी हुई थी। चाहे वह किसी भी नजरिए से देखे जियांग मो एक साधारण सा डो अभ्यासी ही था। वह इस बात को गलत नहीं समझ सकती थी। लेकिन कल जियांग मो सचमुच एक डोहुआंग की ताकत के साथ फूट पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं था। आप इसे मेरी जान बचाने वाली तरकीब समझ सकते हैं, लेकिन यह हर बार काम नहीं करती। अगर आप न होते तो मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, जियांग मो ने गंभीर स्वर में कहा। जैसा कि उम्मीद थी, यह सुनकर कि जियांग मो ने उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है, युन युन के चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त मछली इनाम में दूंगी। युन युन ने उदारतापूर्वक जियांग मो से ली हुई भुनी हुई मछली वापस कर दी। ओह हाँ, जियांग मो को अचानक याद आया। मुझे याद है कि तुमने कल मुझसे वादा किया था कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी नौकरानी बन जाओगी। जब तक वह वाक्य के अंत तक पहुंचा जियांग मो की आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और वाक्य पूरा किया। उन्होंने कल इतना कुछ त्याग दिया था, क्या यह सब इसी के लिए नहीं था? युन युन को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे पहले उसे अपनी नौकरानी बनने के लिए मनाना पड़ा। जियांग मो की बातें सुनकर युन युन अचानक घबरा गई। तुमने ऐसे समय में यह बात कही जब मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। दरअसल वह पूरी रात इसी मुद्दे के बारे में सोच रही थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की महान संप्रदाय प्रमुख को किसी की नौकरानी बनने की अनुमति देना, ऐसा कैसे होने दिया जा सकता है? लेकिन क्या आप सहमत हुए या नहीं? जियांग मो ने अपनी बात को और जोरदार तरीके से रखा। तुमने इस तरह की शर्त को दाव के तौर पर इस्तेमाल किया। बेशक मैं चाहती थी कि तुम जिंदा वापस आओ, लेकिन तुम्हारी यह शर्त अनुचित है। युन युन ने गंभीरता से तर्क दिया। लेकिन आप तो पहले ही सहमत हो चुके थे। क्या आप अपने वादे से मुकरेंगे? ठीक है, अगर आप इसे निभाएंगे नहीं तो मुझे कल अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मूर्ख ही समझ लीजिए। जियांग मो अचानक निराश हो गया और उसने एक गहरी सांस ली। जो लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते वे यही सोचेंगे कि वह एक समर्पित व्यक्ति था जिसे एक निर्दयी महिला ने त्याग दिया था। उसे इस हालत में देखकर युन युन को अचानक अपराध बोध हुआ। वह सचमुच मान गई थी। अगर वह अब अपने वादे से मुकर जाती तो वह सचमुच जियांग मो को निराश कर देती। ठीक है, लेकिन पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, मैं हमेशा के लिए आपकी नौकरानी नहीं रहूंगी। मैं अपनी क्षमता के अनुसार 3 कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ। युन युन को हमेशा से यह उपाधि थोड़ी अजीब लगती थी। नौकरानी तो नौकरानी ही होती है, इसके आगे महिला शब्द क्यों जोड़ा गया है? क्या इसमें कोई फर्क है? सच तो यह है कि वह जियांग मो के जुनून को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। आखिर एक नौकरानी को दाव पर क्यों लगाना? एक नौकरानी का काम सफाई में मदद करना, खाना बनाना या किसी की देखभाल से जुड़े अन्य कामों से ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी साफ सफाई करने के लिए कुछ नहीं था। खाना पकाने की बात करें तो अगर जियांग मो इसे खाने की हिम्मत कर सकता है तो युन युन इसे बनाने की हिम्मत जरूर करेगी। इन सब बातों के अलावा वह यह समझ नहीं पा रही थी कि एक नौकरानी का और किस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 3 कामों के लिए नौकरानी आखिर नौकरानी ही होती है। जियांग मो मुस्कुराया। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने मिशन पूरा कर लिया। युन युन को नौकरानी के रूप में वश में करना। प्राप्त पुरस्कार, वंश सीमा, शेरिंगन। डिंग, क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। मेजबान को एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की आवाज ठीक समय पर सुनाई दी और जियांग मो की आंखें चमक उठीं। सिस्टम स्पेस में चमकते हुए सुनहरे संदूक को देखते हुए जियांग मो ने चुपचाप खोल दो शब्द सोचा। फिर एक सुनहरी रोशनी चमकी और 2 संदेश तैरते हुए बाहर आए। डिंग, मेजबान को जेनजुत्सु, शेरिंगन और शैडो क्लोन तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान को कीमियागर योग्यता गोली और अग्नि नियंत्रण तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। एक संदूक, 2 प्रकार के पुरस्कार, एक प्रकार में नारुतो की क्षमताएं शामिल हैं और दूसरे प्रकार में डॉगो की दुनिया की क्षमताएं शामिल हैं। इनमें से कीमियागर बनने की क्षमता वाली गोली ने जियांग मो को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया। इस गोली का प्रभाव बहुत सरल था। इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति में रसायन शास्त्री बनने की क्षमता आ जाती थी और संपूर्ण फाइटिंग ची महाद्वीप में कीमियागर सबसे प्रतिष्ठित पेशा था। आप किस पर हंस रहे हो? जियांग मो को अचानक मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसते देख युन युन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह दुष्ट व्यक्ति, क्या वह फिर से कुछ अनुचित करने के बारे में सोच रहा है? अरे नहीं, मुझे अभी एक सुखद विचार आया। जियांग मो होश में आया और अपने चेहरे से मूर्खतापूर्ण मुस्कान हटा दी। रात हुई। आग की लपटों में लकड़ियां जल रही थीं और बीच-बीच में चिंगारियां निकल रही थीं। आज रात के खाने में 2 खरगोश थे। हालांकि खरगोश प्यारे होते हैं, लेकिन जियांग मो को अपना पेट भरने के लिए निर्दयी बनना पड़ा। वैसे आपकी सील कब तोड़ी जा सकती है? जियांग मो ने मांस के बड़े-बड़े टुकड़े खाते हुए लापरवाही से पूछा। ध्यान से सोचने पर पता चला कि 4 दिन बीत चुके थे। युन युन की मुहर टूटने के करीब होनी चाहिए, है ना? अगर सब ठीक रहा तो कल तक यह टूट जाएगा। जियांग मो की तुलना में युन युन बहुत ही सलीकेदार लग रही थी। उसके कोमल हाथों ने मांस के छोटे-छोटे टुकड़े तोड़े और उन्हें धीरे-धीरे चबाने के लिए अपने नाजुक प्यारे होठों में रख लिया। यह तो बहुत जल्दी है। जब समय आएगा तो क्या तुम अभी एमेथिस्ट विंग लायन किंग से बदला लेने की योजना बना रहे हो? युन युन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे बैंगनी आत्मा क्रिस्टल चाहिए। हालांकि कल तुमने एमेथिस्ट विंग लायन किंग को घायल कर दिया था, इसलिए अभी उसे इतनी जल्दी ठीक होने में समय नहीं लगेगा। अभी ज्यादा दबाव नहीं होगा। उसने कल फिर से एमेथिस्ट विंग लायन किंग को खोजने की योजना बनाई। इस बार उसे बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? जियांग मो ने कुछ उम्मीद भरी निगाहों से खुद को आगे किया। 3 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद युन युन ने अपना गोरा सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, आपकी मदद से यह आसान होगा। बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल नीलम पंख वाले शेर राजा की गुफा में छिपा होना चाहिए। कल मैं उसे वहां से ले जाऊंगी और आप इस अवसर का लाभ उठाकर चुपके से अंदर जाकर क्रिस्टल ढूंढ सकते हैं। कोई बात नहीं। जियांग मो तुरंत सहमत हो गया और फिर चुपचाप इंतजार करने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पूरा 1 मिनट बीत गया, फिर भी सिस्टम ने कोई मिशन जारी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अहम मोड़ है और कोई मिशन ही नहीं। वह बिना किसी बात के इतनी जल्दी मान गया। पूरी तरह से नुकसान। तुम्हारे साथ क्या गलत है? जियांग मो के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर युन युन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कुछ नहीं। चलो जल्दी से खाना खत्म कर लेते हैं ताकि हम सो सकें। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। यह कहते हुए जियांग मो ने अपने हाथ में मौजूद खरगोश को कुछ ही निवालों में चक्कर दिया। इसके विपरीत युन युन अगले दिन भी बड़े सलीके से खा रही थी। इस बार जियांग मो बहुत चैन से सोया। सपने में उसने न तो कोई बंस पकड़े और न ही उसे थप्पड़ पड़ा। हालांकि वह फिर भी चौंक कर जाग गया। गुफा में अचानक एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई और जियांग मो तेजी से ऊपर की ओर भागा। उसने युन युन को एक चट्टान पर आंखें कसकर बंद किए बैठे देखा। उसके चारों ओर हल्की हरी हवा चल रही थी, जिससे उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। कभी-कभी उसके लंबे चीनी मिट्टी जैसे सफेद पैर कपड़ों के नीचे से दिखाई देते थे, जो एक तरह से अपराध जैसा दृश्य था। बूम! जैसे ही उसकी गति चरम पर पहुंची, वह अचानक पलक झपकते ही एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह गायब हो गई। युन युन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसी क्षण जियांग मो ने उससे एक महान और शीतल आभा महसूस की। यह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की उपस्थिति थी। तुम जाग रहे हो? जियांग मो को देखकर युन युन के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने उस कुलीन और ठंडे स्वभाव को बखूबी छिपा लिया। अभी भी वह युन युन ही थी। जियांग मो इससे परिचित था। क्या तुमने सील तोड़ दी है? हाँ, मैं अभी-अभी ठीक हुई हूँ, युन युन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए अपना अभियान शुरू करते हैं। उसकी थोड़ी उत्साहित शक्ल देखकर युन युन अनजाने में मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी मत करो। जैसा कि तुमने पहले कहा था कि तुम उस लोवांग स्तर के जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते का यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एमेथिस्ट विंग लायन किंग की गुफा में चुपके से घुसना तुम्हारे लिए खतरनाक है। हालांकि मैं अपनी वायु विशेषता वाली रोची को आपके शरीर में स्थानांतरित करके आपकी गति बढ़ा सकता हूं। समझ में आता है? जियांग मो ने बात समझकर सिर हिलाया। युन युन के हिलने का इंतजार किए बिना वह खुद चलकर उसके पास गया, युन युन का कोमल हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। चलो भी। युन युन ने अपनी हथेली जियांग मो की छाती पर रखी हुई थी और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उसने बिना अनुमति के उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने उस युवक के शरीर का तापमान और उसकी तेजी से बढ़ती हुई धड़कन को महसूस किया। तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। युन युन थोड़ी हैरान थी। तुम्हारे कारण, जियांग मो ने धीरे से कहा। युन युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे उसके शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे नाराजगी भरी नजर से देखा और फिर धीरे से अपने हाथ से उस युवक को दूर धकेल दिया। उसी समय कोमल डोची की एक बड़ी मात्रा जियांग मो के शरीर में स्थानांतरित हो गई, जो एक गर्म अनुभूति के साथ उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। इतनी चालाकी मत करो। चलो चलते हैं। हल्की सी डांट के साथ युन युन तेजी से गुफा से बाहर निकल गई। लेकिन उसका अपना दिल भी जियांग मो के दिल की तरह तेजी से धड़क रहा था। अजीब बात है, क्या कुछ कदम तेज चलने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है? वे दोनों अलग हो गए। युन युन ने नीलम पंखों वाले शेर राजा को बहला फुसलाकर दूर ले गई, जबकि जियांग मो चुपके से उसकी गुफा में घुस गया। हालांकि युन युन एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा को दूर ले गई थी, फिर भी 2 तृतीय स्तरीय जादुई जानवर गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। हालांकि इस समय उनका ध्यान आकाश में लड़ रही 2 आकृतियों पर केंद्रित था, एक हरी और एक बैंगनी। साथ ही उन्हें अपने बॉस के प्रति सहानुभूति भी महसूस हुई। महज कुछ ही दिनों में यह एक मानव लोवांग विशेषज्ञ के खिलाफ उनकी तीसरी लड़ाई थी। मनुष्य ने सचमुच एक ऐसी युद्ध शैली अपनाई जिसमें सैनिकों को धीरे-धीरे कमजोर किया जाता था। यह कितना घृणित है। तीसरे दर्जे के 2 जादुई जीवों का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए जियांग मो चुपके से अंदर घुस गया। गुफा के अंदर चारों ओर की दीवारें बैंगनी क्रिस्टल ब्लॉकों से बनी थीं, जिनसे हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। जियांग मो सावधानी से आगे बढ़ा। जब वह गुफा की गहराई में पहुंचा, तो सामने 2 मोड़ दिखाई दिए और वह झिझक गया। उसे धुंधली सी याद थी कि ये 2 कंधे थे, एक में बैंगनी क्रिस्टल स्रोत था और दूसरे में बैंगनी आत्मा क्रिस्टल और एक नीलम पंख वाला शेर राजा का बच्चा था। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या है। तो मैं दोनों को एक साथ जांचूंगा। जियांग मो ने हाथ के इशारे बनाए। शैडो क्लोन तकनीक। पूफ! सफेद धुएं का एक झोंका छोड़ने के बाद जियांग मो ने एक छाया क्लोन बनाया और उसे बाईं ओर के रास्ते पर भेज दिया, जबकि उसका मुख्य शरीर दाईं ओर के रास्ते पर चला गया। दाहिनी सुरंग के अंदर जियांग मो ने सावधानी से कदम बढ़ाते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मदारा की शक्ति का 2% हिस्सा पहले ही उधार ले लिया था। अंत में रास्ते के अंत में जियांग मो ने एक नीलम रंग के पंखों वाले शेर राजा के शावक को सोते हुए देखा। शावक के बगल में जियांग मो ने एक बेहद चमकदार बैंगनी रंग का क्रिस्टल देखा। यह अवश्य ही बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल होगा। एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा का बच्चा तीसरे दर्जे का जादुई प्राणी था, जिसकी शक्ति एक महान 2 मास्टर के बराबर थी। उससे सीधे मुकाबला करना निश्चित रूप से कारगर नहीं होता। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से जीव की मानसिक शक्ति कैसी होगी। जियांग मो अभी इस शावक से निपटने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वह जाग गया। गुफा के पूरे हिस्से में तुरंत ही एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। अरे यार, ये तो पहले ही जाग गया। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, नीलमणि पंखों वाला शेर राजा का बच्चा उस पर झपटा। ऐसा लग रहा था मानो वह जियांग मो को पूरा निगल जाना चाहता हो। अरे यार, चलो कोशिश करके देखते हैं। जियांग मो ने अपने शरीर में मौजूद डोजी को तेजी से अपनी आंखों की ओर बढ़ाया। अगले ही पल उसकी आंखें धीरे-धीरे लाल रंग के त्रिटोमो शेरिंगन में बदल गईं। शेरिंगन प्राप्त करने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। जिनजुत्सु शेरिंगन। उसकी मोहक आंखें एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के शावक की पुतलियों में गहराई से देख रही थी। जैसे ही उसने घुसपैठिए इंसान को चीर-फाड़ करने के लिए अपने नुकीले दांत दिखाए, अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे ठीक पहले कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग का बच्चा जियांग मो पर झपटा, जिनजुत्सु शेरिंगन ने उसे समय से पहले ही सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। अपने पैरों के पास बैठे एमेथिस्ट विंग लायन किंग के शावक को देखकर जियांग मो ने चैन की सांस ली। सौभाग्यवश इस शावक की मानसिक ऊर्जा बहुत कमजोर थी और इसमें जिनजुत्सु के प्रति कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, अन्यथा जियांग मो वास्तव में इसका सामना नहीं कर पाता। एक तरफ सरकाना। एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के शावक को एक तरफ हटाकर जियांग मो बेसब्री से उस जगह की ओर दौड़ा जहां वह शावक लेटा हुआ था। वहां एमेथिस्ट क्रिस्टल का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन एक जगह से स्पष्ट रूप से तेज बैंगनी रोशनी निकल रही थी। जियांग मो ने झट से सतह पर मौजूद नीलम के क्रिस्टल को खोला और तुरंत ही उसमें से बैंगनी रंग की एक चमकदार रोशनी निकली। अंदर मुट्ठी के आकार का एक बैंगनी क्रिस्टल था। यह बिल्कुल वही बैंगनी आत्मा पत्थर था। जियांग मो ने झट से उसे उठाया और दौड़कर गुफा के दूसरे मार्ग की ओर चल पड़ा। इस तरफ मौजूद शैडो क्लोन ने पहले ही यहाँ की स्थिति का जायजा ले लिया था और साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का पता लगा लिया था। मूल रचना में नायक के रूप में शियाओ यान के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, लेकिन अब जियांग मो इतनी दयालु नहीं होंगी कि इसे उनके लिए छोड़ दे। चाहे वह युन युन हो या उसके साथ मौजूद बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत, वह सब कुछ चाहता था। नीलम रंग के क्रिस्टल से बने एक चबूतरे पर पहुंचने पर उसके ऊपर एक बैंगनी रंग का गोला रखा हुआ था।
मुझे याद है मूल रचना में ऐसा लग रहा था कि इस चीज को खोलने के लिए बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। चलो कोशिश करते हैं। अपने वस्त्रों से बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकालते हुए जियांग मो ने उसे सावधानी से थपथपाया, इस डर से कि कहीं अधिक बल लगाने से वह फट न जाए। दरार। गोले पर एक दरार दिखाई दी, जिसके बाद ऊपर की ओर एक छोटा सा छेद हो गया, जिससे अंदर मौजूद गाढ़ा बैंगनी तरल पदार्थ दिखाई देने लगा। डिंग। साथ में बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत मिला, अवशोषित करने योग्य। अवशोषित करना। जियांग मो ने बिना किसी झिझक के कहा, फिर अपना हाथ गोले पर रख दिया। अवशोषित हो रहा है। 10%, 30%, 50%। डिंग। बैंगनी लॉक का पता चला, इसे अग्नि नियंत्रण तकनीक का उपयोग करके अवशोषित किया जा सकता है। अवशोषित करें। अवशोषित करना। अगर इसे अवशोषित किया जा सकता है तो इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। शियाओ यान के लिए एक भी बूंद नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अंत में जियांग मो ने 5 मिनट तक साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत और बैंगनी लॉ को पूरी तरह से आत्मसात किया। डिंग। साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का अवशोषण पूरा हुआ, साधना 9 सितारा डोज स्तर तक पहुंच गई। डिंग। बैंगनी लॉ अवशोषण पूर्ण, अग्नि नियंत्रण तकनीक रैंक प्लस 1 डॉट। यह तो सीधे 9 सितारा डोज तक पहुंच गया। क्या इस चीज का असर वाकई इतना अच्छा है? मुट्ठी भींचते हुए और अपने शरीर में शक्ति का परिवर्तन महसूस करते हुए जियांग मो बहुत उत्साहित था। इस प्रकार का खजाना सिस्टम द्वारा अवशोषित किए जाने के बाद संभवतः 100% परिष्कृत हो गया था। यही कारण है कि इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। अब जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम हाथ में आ चुका था, जियांग मो जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसकी नजर बाहर से अंदर आते हुए एक आकृति पर पड़ी, शाओयान। वे दोनों लोग नहीं, सही मायने में कहीं तो ढाई लोग होने चाहिए, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें यहाँ एक दूसरे से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शिक्षक, हमें क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने मन ही मन धीमी आवाज में जल्दी से पूछा। उसने स्वाभाविक रूप से जियांग मो को पहचान लिया। केवल 2 दिन पहले ही जियांग मो ने एमेथिस्ट विंग लायन किंग के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। यह वास्तव में एक डोहुआंग विशेषज्ञ था। घबराओ मत, वह उस महिला के साथ ही होगा। उसका यहाँ आना संभवतः बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के लिए है, याओ लाओ ने कहा। तो क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? वह एक डोहुआंग है। तुम्हें किस बात का डर है? मेरे यहाँ रहते हुए एक डोहुआंग को भी आसानी से हराया जा सकता है। हालांकि मुझे उससे एक खतरनाक आभा महसूस हो रही है, सावधान रहना बेहतर होगा। याओ लाओ ने जियांग मो से एक असामान्य आभा का एहसास किया, मानो उसके शरीर के भीतर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो। इसके अलावा 2 दिन पहले ही इस व्यक्ति को एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लड़ते हुए देखने के बाद उसे कम आंकना उचित नहीं था। आप कौन हैं? हालांकि वह पहले से ही जानता था कि दूसरा पक्ष कौन है, फिर भी जियांग मो ने उसे न पहचानने का नाटक किया। मैं। यह तुम्हारा इलाका भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें यह बताना जरूरी है। याओ लाओ को अपना तुरुप का पत्ता मानते हुए जियाओ यान ने अपनी आभा को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कोई बात नहीं। चूंकि तुम अंदर आना चाहते हो और मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो चलो एक दूसरे के काम में दखल न दें। कुछ देर सोचने के बाद जियांग मो ने फैसला किया कि शाओ यान से यहाँ झगड़ा न करना ही बेहतर होगा। आखिरकार दूसरे पक्ष का याओ लाओ उसे किसी भी समय अपने वश में कर सकता था, जबकि उसके अपने शरीर के भीतर मौजूद बड़े भाई को इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता था। मेरे सही सही विचार। दोनों के बीच एक समझौता हो गया और वे एक दूसरे से सावधान रहते हुए एक दूसरे के पास से गुजरे। जियांग मो जल्दी से गुफा से निकल गया ताकि जब तक शियाओ यान को पता चले कि अंदर के खजाने ले जाए जा चुके हैं, तब तक उसका पीछा करने में बहुत देर हो चुकी हो। छोटे शियाओ यान, अब तुमने न केवल अपनी पत्नी को खो दिया है, बल्कि उसके साथ मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को भी खो दिया है। जियांग मो यह सोचकर बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर उसने पुनर्विचार किया। अब जब उसने शियाओ यान का अवसर छीन लिया था, तो संभावना है कि वह बाद में और भी कई चीजें छीन लेगा, जिससे निश्चित रूप से अप्रियता उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक पुनर्जन्मकर्ता होने के नाते मूल नायक के लिए कुछ परेशानी पैदा करना एक आवश्यक कार्य था। यह सोचते हुए जियांग मो ने गुफा के अंदर प्रवेश द्वार पर खड़े दोनों पहरेदारों को दुर्भावना से देखा। शिक्षक, साथ वाला बैंगनी क्रिस्टल स्रोत गायब हो गया है। पत्थर के चबूतरे पर पहुंचकर जियाओ यान ने टूटे हुए गोले को देखा, जिसके अंदर अभी भी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की आभा व्याप्त थी। यहाँ मूल रूप से बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत रखा होना चाहिए था। अब वह गायब है। लगता है उसे अभी अभी उस व्यक्ति ने ले लिया है। हम देर हो गए हैं, याओ लाओ कुछ नाराजगी से बोला। वे कुछ दिन पहले चुपके से अंदर घुस गए थे और उन्हें साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत मिल गया था, लेकिन तब इसे लेना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब मौका मिलेगा तब वापस आएंगे। संयोगवश आज यून ने एमेथिस्ट विंग लायन किंग को अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल कर ली, इसलिए वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी वे एक कदम देर से पहुंचे। धिक्कार है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अभी जाने नहीं देता। क्या हमें उसका पीछा करके इसे वापस लेना चाहिए? जियाओ यान भी बहुत गुस्से में था। यह साथ में मिला बैंगनी क्रिस्टल स्रोत एक अच्छी चीज थी, तो इसके छीन लिए जाने पर वह गुस्सा क्यों न हो। हालांकि जब वे जियांग मो का पीछा करने के बारे में हिचकिचा रहे थे, तभी अचानक बाहर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। शाओ यान के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हुआ? बाहर मौजूद दोनों रक्षक राक्षसों को सतर्क कर दिया गया है। उन्हें कैसे सतर्क किया जा सकता है? क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जो अभी अभी वहां था? जरूर वही होगा। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। याओ लाओ भी बहुत गुस्से में थे। न केवल किसी ने उनसे पहले यह काम कर लिया था, बल्कि उन्हें फंसाया भी गया था, जिससे उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था, उन्हें जल्दी निकलना था। बिना कुछ कहे शियाओ यान बेतहाशा गुफा से बाहर भाग गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे स्तर के 2 जादुई राक्षस पहले ही सतर्क हो चुके थे और अंदर आ चुके थे। गर्जन। तीसरे स्तर के दोनों जादुई जीवों ने गुस्से में दहाड़ मारी। अभी अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से एक इंसान को खुलेआम अंदर आते देखा था, इसलिए वे तुरंत उसके पीछे गए और तभी उनका सामना शियाओ यान से हुआ। हालांकि वे इस व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन वे सभी इंसान थे और उन सभी को मरना ही था। इसे अपने शिक्षक को संभालने दें। स्थिति बेहद गंभीर थी। जियाओ यान इन 2 तृतीय स्तरीय जादुई राक्षसों से निपट नहीं सकता था, इसलिए उसने याओ लाओ को अपने ऊपर कब्जा करने दिया ताकि वह जल्दी से मामला सुलझाकर निकल जाए, वरना नीलम पंखों वाले शेर राजा के लौटने पर परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रवेश द्वार पर अपने छाया क्लोन द्वारा लुभाए जा रहे 2 संरक्षक राक्षसों को देखकर जियांग मो ने देर नहीं की और यून से मिलने के लिए वापस दौड़ पड़ा। हालांकि वह जानता था कि याओ लाओ की मदद से तीसरे स्तर के 2 जादुई जानवर शियाओ यान का कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उससे मजाक करना उसे अच्छा लगता था। हवा की सीमा, उल्कापिंड से मौत। आकाश में यून ने हल्की सी चीख मारी और बिना किसी झिझक के अपना अंतिम आक्रमण कर दिया। एमेथिस्ट सील। प्रकाश की उस छोटी सी किरण का सामना करते हुए जो बाहर निकली और अंतरिक्ष को भी भेदने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा ने भी लापरवाही करने का साहस नहीं किया और एक बार फिर अपनी प्रसिद्ध सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। बूम। हरे और बैंगनी रंग की ऊर्जाओं ने लगभग आधे आकाश को घेर लिया था और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में मौजूद सभी राक्षसी जानवर ऐसे भयानक दबाव के कारण कांप रहे थे। संपूर्ण जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में केवल वे 3 रैंक 5 के राक्षसी जीव ही आकाश में हो रही लड़ाई को देखने के लिए इतने दबाव को मुश्किल से सहन कर सकते थे। बॉस फिर से किसी से झगड़ रहा है। हाँ, यह तीसरी बार है। मालिक होना बहुत ही दुखद होता है। तीनों राक्षसी जीवों ने बारी बारी से एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। बूम। दोनों बल बराबर के थे और अंतर ऊर्जा की कमी के कारण वे दोनों हवा में विलीन हो गए। इस बार किसी भी पक्ष को बढ़त नहीं मिली। लेकिन एमेथिस्ट विंग लायन किंग को 2 दिन पहले ही जियांग मो ने घायल कर दिया था, फिर भी वह यून से बराबरी का मुकाबला कर सकता था। यह मानना पड़ेगा कि उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी।
मनुष्य, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस राजा को धमकाना आसान है? बार बार मुझे परेशान कर रहा है, इस बार हूँ। अचानक पीछे से एक डोगवान की आभा प्रकट हुई। नीलम पंखों वाले शेर राजा ने तुरंत महसूस किया कि यह आभा उसकी गुफा की दिशा से आ रही है। उसके घर पर छापा मारा जा रहा था। घिनौना इंसान। नीलम पंखों वाला शेर राजा क्रोधित हो गया। वह तुरंत मुड़ा और उस डोगवान की आभा का पीछा करने लगा। यह देखकर यून यून को लगा कि जियांग मो पकड़ा गया है। बिना सोचे समझे वह उसका पीछा करने ही वाली थी। तभी नीचे से एक जानी पहचानी आवाज आई, यून जी, मेरा पीछा मत करो, मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर यून यून ने तुरंत नीचे देखा और पाया कि जियांग मो नीचे घास पर से उसे हाथ हिला रहा था। जियांग मो एक पल के लिए स्तब्ध होकर यून यून जल्दी से नीचे उतरी और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? एमेथिस्ट पंखों वाला शेर राजा किसका पीछा कर रहा है? उसे लगा था कि जियांग मो का शव मिला है। बेवकूफ। अभी अभी तो वो मुझसे पहले ही बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल लेने ही वाला था, लेकिन किस्मत से मैं उससे तेज था। जियाओ यांग को चकमा देने के बारे में सोचते हुए जियांग मो बहुत खुश था। खासकर अब जब एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने वास्तव में शियाओ यांग को खोज लिया था और उसका पीछा कर रहा था, तो वह और भी खुश था। जियांग मो को इतने जोश से बोलते हुए देखकर यून यून के होठों के कोने अनजाने में हल्के से ऊपर उठ गए, जिससे एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। वैसे ये भी ले लो। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग मो के बाएं हाथ ने अचानक यून यून के पतले सुंदर हाथ को पकड़ लिया। यून चौंक गई और इससे पहले कि वह संघर्ष कर पाती, अचानक उसके हाथ में एक गर्म वस्तु ठूंस दी गई। यह बैंगनी रंग का आत्मा का क्रिस्टल था। यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा। उस युवक की स्पष्ट मुस्कान देखकर यून यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने बैंगनी रंग के आत्मा क्रिस्टल को हल्के से अपनी हथेली में पकड़ा और उसे अपनी संग्रहण अंगूठी में रख दिया। वैसे आपने पिछली बार मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने अचानक पूछा। हम? क्या सवाल? क्या तुम क्लाउड मिस्ट सेक्ट में साधना करने जाना चाहते हो? मेरा एक मित्र है जो क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एल्डर है। तुम्हारी शर्तों के अनुसार तुम्हें क्लाउड मिस्ट सेक्ट में साधना के लिए बेहतर संसाधन मिल सकते हैं। यून यून की खूबसूरत आंखें जियांग मो को टकटकी लगाए देख रही थीं, उसका दिल कुछ उम्मीदों से भरा हुआ था। उसने कई प्रतिभाशाली छात्रों को देखा था, लेकिन जियांग मो की तरह किसी ने भी उसे आकर्षित नहीं किया था। शायद साथ बिताए समय के कारण ही उसके मन में जियांग मो के प्रति अच्छा भाव पैदा हुआ था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट, जियांग मो गहरी सोच में डूब गया। मैं सच में जाना नहीं चाहता। क्यों? यून यून ने लगभग तुरंत ही पूछा। मैं वहां किसी को नहीं जानता, बहुत उबाऊ होगा। अकेले रहना ज्यादा आजादी भरा है। एक हल्की आह भरते हुए जियांग मो के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। काश तुम भी क्लाउड मिस्ट सेक्ट में होते, लेकिन दुर्भाग्य से यह असंभव है। लेकिन यून यून की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कभी झूठ कब बोला है? अहम। यून यून को अचानक हल्की खांसी आई। उसने अपने चेहरे के भावों को थोड़ा संवारा और थोड़ी गंभीरता और संजीदगी भरे लहजे में कहा, दरअसल मैंने तुमसे किसी बात पर झूठ बोला था। क्या? उसे इस हालत में देखकर जियांग मो पहले ही समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने हैरानी जताने का नाटक किया। दरअसल मेरा नाम यून जी नहीं है। मेरा असली नाम यून यून है और मैं क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख हूं, यून यून ने आगे कहा। जियांग मो ने आश्चर्य का भाव दिखाया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो फिर मैं आपको यून जी कहूं या संप्रदाय प्रमुख, भविष्य में यून यून? क्या तुम मुझे दोष दोगे? यून यून को अचानक थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। नहीं, आखिर अजनबियों को अपना असली नाम न बताना तो सामान्य बात है, जियांग मो ने कहा और फिर एक और वाक्य जोड़ा। लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मेरा वर्तमान नाम ही मेरा असली नाम है। उस युवक की सच्ची निगाहों ने यून यून को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। तो अभी आपने जिस दोस्त का जिक्र किया, वह आप खुद थे? जियांग मो ने सही समय पर विषय बदल दिया। यह सुनकर यून यून का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने अभी कहा था कि अगर मैं भी क्लाउड मिस्ट सेक्ट में होती, तो आप भी शामिल होने को तैयार होते। आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। वह थोड़ी आत्मसंतुष्ट भी थी। आपको पता होना चाहिए कि इन वर्षों में कितने लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। इन सभी वर्षों में यून यून ने केवल नालन यांग्रांग को ही अपना शिष्य बनाया था। आखिरकार उनका शिष्य बनने के लिए प्रतिभा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उन्हें पसंद करे। अब उसे जियांग मो पसंद आने लगा था। जियांग मो को लगा था कि यून यून को उससे झूठ बोलने पर थोड़ा पछतावा होगा, लेकिन इसके बजाय वह आत्मसंतुष्ट हो गई। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की सम्मानित संप्रदाय प्रमुख द्वारा स्वयं यह कहना कि वह उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगी, वास्तव में गर्व की बात थी। मैं अपने वचन से बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा, जियांग मो मुस्कुराया। और सिस्टर यून यून की शिष्या होना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहन यून यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ, आपका शिष्य होते हुए भी मैं इसी तरह से संबोधित करना चाहता हूँ। इससे अधिक आत्मीयता का भाव आता है, जियांग मो मुस्कुराया। नहीं, शिक्षक तो शिक्षक ही होते हैं। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यून यून ने गंभीरता से कहा। यहाँ तक कि उनकी प्रिय नालन यांग्रांग भी उन्हें शिक्षिका कहकर बुलाती थीं। जियांग मो की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा सिस्टर यून यून वाला संबोधन थोड़ा ज्यादा ही अंतरंग था, है ना? तो क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए 3 काम करेंगे? क्यों न यह पहला काम हो? जियांग मो भी पीछे नहीं हटा। वह उसे शिक्षिका कहकर नहीं बुलाना चाहता था, यह बहुत दूरी का भाव था। यह यून यून को उनसे ऐसी विनती की उम्मीद नहीं थी और वह तुरंत थोड़ी दुविधा में पड़ गई। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। आप मुझे उस नाम से केवल निजी तौर पर ही बुला सकते हैं। यह उनकी आखिरी पंक्ति थी। वाह! जियांग मो खुशी से झूम उठा और उछलने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश होकर, और दौड़कर यून यून को गले लगा लिया। अचानक गले लगने से यून यून चौंक गई, लेकिन होश में आने के बाद उसने जियांग मो को दूर नहीं धकेला। उसके सुंदर चेहरे पर एक प्यारी सी लाली छा गई और उसने उसे गले लगा लिया। चलो, क्लाउड मिस्ट सेक्ट में वापस चलते हैं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट? अरे, क्या तुमने सुना? लगता है संप्रदाय के गुरु एक युवक को वापस ले आए हैं। क्या? संप्रदाय के गुरु एक आदमी को वापस ले आए? क्या? संप्रदाय प्रमुख का कोई प्रेमी है? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? अगर संप्रदाय के गुरु को पता चल गया तो तुम्हें खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। मैंने इसकी जांच की है, ऐसा लगता है कि वह संप्रदाय प्रमुख का नया भर्ती किया गया शिष्य है। क्या सीनियर सिस्टर नहीं है? क्या यांग्रांग संप्रदाय प्रमुख का इकलौता शिष्य है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वरिष्ठ बहन का स्नेह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहा हो? यांग्रांग? जियांग मो को क्लाउड मिस्ट सेक्ट में आए हुए 10 मिनट से भी कम समय हुआ था और उसके बारे में खबर पूरे सेक्ट में फैल चुकी थी। आखिरकार यून यून क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की प्रमुख थी। संप्रदाय प्रमुख द्वारा स्वयं किसी को संप्रदाय में वापस लाना स्वाभाविक ही सबका ध्यान आकर्षित करता था। बेशक जियांग मो को इन बातों की जानकारी नहीं थी। यून यून उसे वापस लाकर एक गलियारे में बिठाने के बाद चली गई, संभवतः अन्य वरिष्ठों के साथ बैठक करने के लिए। यह बहुत संभवतः उन्हीं की वजह से हुआ था। जियांग मो ने ज्यादा परवाह नहीं की। मौजूदा स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद उसने सिस्टम पैनल खोला। नाम जियांग मो। जाति मानव जाति। खेती 9 स्टार रूझे। निंजुत्सु 2 तकनीक उदास स्माइली अग्नि रिलीज, ग्रेट फायरबॉल तकनीक, पृथ्वी रिलीज, अर्थ स्टाइल बॉल, जिनजुत्सु शेरिंगन। विस्तार योग्य। वंश सीमा शेरिंगन। पूंछ वाला जानवर उचिहा मरारा, मित्रता 2.5%। ज्वाला बैंगनी ज्वाला। अग्नि नियंत्रण तकनीक 1, रैंक जितना ऊंचा होगा, आग को अवशोषित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी।
वस्तु रसायन के योग्यता की गोली, रसायन के बनने के लिए इसका सेवन करें, शारीरिक क्षमता बढ़ाएं और रसायन शास्त्री बने। वाह! सिस्टम स्पेस में मौजूद कीमियागर योग्यता की गोली को देखकर जियांग मो ने उत्साह से अपने होंठ चाटे। फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर एक कीमियागर की स्थिति सर्वविदित थी। यह पूरे महाद्वीप में सबसे अधिक मांग वाला और सम्मानित पेशा था। इसे सोने की खानपान की कटोरी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि कोई तीसरे या चौथे दर्जे का कीमियागर बन जाए तो जियांग साम्राज्य में एक शानदार जीवन जीने के लिए यह पर्याप्त होगा। अगर किसी की स्थिति थोड़ी खराब भी होती तो भी वुटान शहर जैसे शहर में प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कीमियागर होना उन्हें अच्छी जिंदगी जीने की अनुमति देता और हर दिन 2 या 3 महिलाओं को पाना कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या जियांग मो वास्तव में उस तरह का व्यक्ति था? या तो इसे मत करो या अपनी पूरी क्षमता से करो। अब वह एक सुनियोजित व्यक्ति बन चुका था। उसका लक्ष्य रसायन शास्त्र में उस्ताद बनना था। अगर वह 7वीं या 8वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो क्या वह असंख्य पुनर्जन्म लेने वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होता? यह सोचकर जियांग मो ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे उस रसायन की क्षमता की गोली को निकालकर निगल लिया। डिंग! कीमियागर योग्यता गोली का सेवन करने पर शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन सफल रहा। मेजबान को प्रथम श्रेणी का रसायन के बनने पर बधाई। दवाओं के फार्मूले का संपूर्ण संग्रह प्राप्त हुआ। महज एक गोली से कीमियागर बन जाना सचमुच चमत्कार है। अफसोस की बात है कि इस योग्यता परीक्षण की गोली को और बेहतर नहीं बनाया जा सका। वरना अगर वह ऐसे ही 1 दर्जन गोलियां बाजार में उतार देता तो आसानी से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेता। अरे छोटे बदमाश! अचानक एक ठंडी और अभिमानी आवाज सुनाई दी। जियांग मो की चेतना झटक गई और वह अपने शरीर के भीतर स्थित सील स्पेस में पहुंच गया। यह पहली बार था जब उचाहा मादारा ने जियांग मो से संवाद करने की पहल की थी। मदारा स्वामी, आपको क्या चाहिए? जियांग मो कुछ संयमित दिखाई दिया। आखिरकार इस स्वामी की सेवा करना आसान नहीं था। अगर गलती से भी वह उसे नाराज कर देता तो परिणाम सुखद नहीं होते। बोलते समय जियांग मो ने उचाहा मादारा की जानकारी पर भी एक नजर डाली। नाम उचाहा मादारा। मित्रता 2। उचाहा मादारा की वर्तमान शक्ति जिसे उधार लिया जा सकता है 3.5%। मजबूती का स्तर 1%। किसी समय मित्रता में 1 की वृद्धि हुई थी और उधार लेने की क्षमता भी बढ़कर 3.5% हो गई थी। इसमें से 3% मित्रता से प्राप्त 2% और आधार 1% का योग था। और वह अतिरिक्त 0.5% जियांग मो की ताकत के 5 स्टार डोज से 9 स्टार डोज तक बढ़ने के बाद प्राप्त हुआ। लेकिन नीचे लिखे मजबूती स्तर 1% का क्या मतलब था? उसे याद आया कि यह पहले वहां नहीं था। शक्तिवर्धन स्तर मेजबान और उचाहा मादारा के बीच का संबंध पूरक है। जब मेजबान की साधना में सुधार होता है तो उचाहा मादारा की शक्ति भी मजबूत होती है। सिस्टम ने सोच समझकर उसे स्पष्टीकरण प्रदान किया। क्या यह इस तरह काम कर सकता है? जियांग मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी ताकत जितनी अधिक होगी उचाहा मादारा की ताकत भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। और इस तरह उचाहा मादारा की उधार ली गई शक्ति भी और अधिक शक्तिशाली होती चली जाती। यह तो बस कई गुना शक्तिवर्धन था। यह उपयोगी है। तुम किस गुप्त गांव से हो? उचाहा मादारा ने पूछा। मैं किसी गुप्त गांव से नहीं हूं। सटीक रूप से कहें तो हम अब निंजा की दुनिया में नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया में है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। जियांग मो ने ईमानदारी से समझाया। एक बिल्कुल नई दुनिया। इस दुनिया की शक्ति वाकई दिलचस्प है। आज से मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा ताकि तुम तेजी से प्रगति कर सको। उचाहा मादारा ने ऐसे शब्द कहे जिनकी जियांग मो को उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा हैरान भी था। उचाहा मादारा का उसके प्रति रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया था? जिस दिन से उन्होंने एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लड़ाई खत्म की थी तब से वह यहां नहीं आया था। उसके रवैये में आए इस बदलाव के कारण वह कुछ समय तक इसे समझ नहीं पाया। लेकिन उचाहा मादारा का अपना रवैया बदलना और यहां तक कि उसकी साधना का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होना निस्संदेह जियांग मो के लिए एक अच्छी बात थी। इसके अलावा उचाहा मादारा की उसे मार्गदर्शन देने की इच्छा से पता चलता है कि जियांग मो के प्रति उसका रवैया काफी अच्छा था। शायद भविष्य में यह मित्रता तेजी से बढ़ेगी। शायद गुरु और शिष्य के रिश्ते की खातिर अगर भविष्य में जियांग मो को किसी खतरे का सामना करना पड़े तो उचाहा मादारा पहले की तरह निर्दयी नहीं होगा और कमोबेश उसकी मदद करेगा। जियांग मो को अचानक सच में यह जानने की इच्छा हुई कि अगर वह उचाहा मादारा को अपने शरीर का उपयोग करके अपनी 100% शक्ति लगाने दे तो वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। डूजोंग, डूजून या डूशेंग? जियांग मो को यकीन था कि वह कम से कम डोजोंग तो होगा ही। आखिर एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लड़ते समय उचाहा मादारा की 15% शक्ति उधार लेना 5 सितारा डोहुआंग के बराबर था। 100% शक्ति पर वह निश्चित रूप से डोजोंग होगा और शायद डोजोंग तक भी पहुंच जाए। इसके बारे में सोचते ही जियांग मो थोड़ा उत्साहित हो गया। यहां बस जाने के बाद मैं साधना की योजना बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर प्रगति कर सकेंगे। जियांग मो ने सच्ची मुस्कान दिखाई। फिलहाल तो उसने मादारा के सामने कोई भी छोटी मोटी शरारत करने की हिम्मत नहीं की। वह अभी उचाहा मादारा से बहुत सावधान था। इससे पहले तो यह सिर्फ प्रशंसा का भाव था। आखिरकार वे 2 अलग अलग दुनिया से थे और उनका आपस में कोई मेल नहीं हो सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उचाहा मादारा ठीक उसके सामने था, इसलिए प्रशंसा की जगह सतर्कता ने ले ली थी। यह जानते हुए भी कि व्यवस्था उसे दबा सकती है, यह अनुमान लगाया गया था कि कोई भी वास्तव में उसके सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकता जैसे कुछ गलत हुआ ही न हो। कम से कम जियांग मो अभी तक ऐसा नहीं कर सकता था। अच्छा, मुझे खुद देखने दो कि इस दुनिया की शक्ति कैसी है। उचाहा मादारा की आंखों में एक गहरी चमक दिखाई दी। उचाहा मादारा से बात करने के बाद जियांग मो का मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। वह न केवल यून के साथ सफलतापूर्वक वापस लौटा था बल्कि उसने उचाहा मादारा के साथ भी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। अच्छी चीजें एक साथ ही होती है। जियांग मो के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। शाम ढल गई और डूबते सूरज की किरणें नीचे फैल गईं, जिससे पूरा क्लाउड मिस्ट सेक्ट सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गया। यून के आने से पहले जियांग मो लगभग 1 घंटे तक बगल वाले हॉल में ही रुका रहा। बहन यून। आवाज सुनकर जियांग मो ने तुरंत उधर देखा। हरे रंग का एक वस्त्र उसके सुडौल शरीर पर लिपटा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसका नेक स्वभाव इतना रूखा नहीं था कि किसी को उससे दूरी महसूस हो। वह बेहद खूबसूरत थी। जियांग मो जितना ज्यादा देखा गया उसके दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती गई। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक परिपक्व महिला ही हो सकती है। भला इसका विरोध कौन कर सकता है? यून ने स्वाभाविक रूप से जियांग मो के चेहरे पर आए हल्के बदलाव को महसूस किया। उसके मन में थोड़ी खुशी तो जागी, लेकिन उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर इसे जरा भी नहीं दिखाया। मैं कुछ मामलों पर वरिष्ठ नागरिकों की परिषद से चर्चा करने गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। हमने आपके बारे में बात की। क्या गड़बड़ है? यह सुनकर जियांग मो को लगा कि शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या वरिष्ठ नागरिकों की परिषद असहमत थी? वे फिलहाल सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले वे आपसे मिलना चाहते हैं, यून ने कहा। अरे, वे मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है फिर। बेप्सी से कंधे उचकाते हुए जियांग मो के पास यून के साथ चर्चा कक्ष में जाकर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के विभिन्न वरिष्ठों से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चर्चा कक्ष। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, जियांग मो ने देखा कि हॉल के दोनों ओर लगभग 1 दर्जन लोग पहले से ही बैठे हुए थे, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग पुरुष थे। यून संप्रदाय प्रमुख की सीट के बगल में बैठ गई, जबकि जियांग मो उसके बगल में खड़ा था। वरिष्ठों, यह जियांग मो है जिसे मैं अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। यून की बातें सुनकर बड़े बुजुर्गों ने हल्के से सिर हिलाया और उनकी निगाहें जियांग मो पर टिक गईं। जियांग मो को यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे सबके सामने नंगा कर दिया गया हो। अगर ये जवान लड़कियों का समूह होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सब बूढ़े आदमी थे। वाकई बहुत अजीब स्थिति थी। तो आप जियांग मो हैं, एक 9 स्टार डोजे। आपकी प्रतिभा अच्छी है।
आप जियामा साम्राज्य के किस परिवार से हैं? कुछ देर बाद सफेद चोगा पहने और भूरी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बोलना और पूछना शुरू किया। यह सुनकर जियांग मो ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर युनलिंग ही होंगे। बड़े को सूचित करते हुए, मैं एक अनाथ हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, जियांग मो ने शांत भाव से कहा। युनलिंग ने सिर हिलाया, फिर युनयुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, इस लड़के ने इतनी कम उम्र में 9 सितारा डोजे का स्तर प्राप्त कर लिया है, उसकी प्रतिभा वाकई अच्छी है। हालांकि यह संप्रदाय के गुरुजी का निजी शिष्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी क्षमता अपने साथियों के बीच शीर्ष स्तर तक नहीं पहुंची है और उसका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। वह संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य बनने के योग्य नहीं है। यह सुनकर युनयुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और हर कोई उसकी नाराजगी देख सकता था। महागुरुजी, शिष्य चुनना केवल प्रतिभा और पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ये वे मापदंड नहीं होने चाहिए जिनसे यह तय किया जाए कि जियांग मो मेरा शिष्य बन सकता है या नहीं। युनयुन की आवाज में दबी हुई नाराजगी झलक रही थी। उसे युनलिंग द्वारा जियांग मो के बारे में दिया गया मूल्यांकन बिल्कुल पसंद नहीं आया। संप्रदाय के गुरु सही कह रहे हैं, लेकिन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के गुरु होने के नाते आपको अपनी छवि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना निजी शिष्य बनाते हैं, तो क्या बाहरी लोग दबे स्वर में यह नहीं कहेंगे कि हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में प्रतिभा को पहचानने की क्षमता नहीं है? युनलिंग अपनी बात पर अड़ा रहा। वह सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि युनयुन संप्रदाय का गुरु था। बस करो, क्या तुम संप्रदाय के मुखिया हो या मैं? अपना रवैया सुधारो। युनयुन गुस्से से भड़क उठी। भौहें चढ़ाते हुए उसने तीखी आवाज में कहा, शिष्य बनाने के लिए आपकी सहमति कब से आवश्यक हो गई? मैं जियांग मो को अपना शिष्य बनाने जा रहा हूँ। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? युनयुन को युनलिंग का लहजा अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट की सम्मानित सेक्ट मास्टर है। किसी शिष्य को लेना क्लाउड मिस्ट सेक्ट को सौंपने जैसा नहीं है। क्या युनलिंग को इतना हंगामा करने की वाकई जरूरत है? गुस्सा कर देने वाला, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में अन्य बड़े बुजुर्गों ने युनयुन को उकसाने की हिम्मत नहीं की। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। युनयुन को सचमुच गुस्से में देखकर युनलिंग ने आगे आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके रवैये से साफ पता चलता था कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। महागुरुजी, आपने अभी कहा कि मैं गुरु का निजी शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि योग्य होने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? तभी अचानक जियांग मो बोल पड़ा। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे समय में बोलने की हिम्मत करेगा। जियांग मो के सवाल से युनलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने कहा, प्रतिभा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्षमता, इनमें से कोई भी एक गुण उत्कृष्ट होना पर्याप्त होगा, लेकिन मुझे आप में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं दिखता। आपकी क्षमता अपर्याप्त है, आपकी पृष्ठभूमि कमजोर है, आपको केवल औसत दर्जे का ही कहा जा सकता है। युनलिंग का लहजा कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था क्योंकि वह वास्तव में जियांग मो को नीचा समझता था। 9 सितारा डोजे इस उम्र में कोई असाधारण प्रतिभा नहीं रखता और उसका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। उसे हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का निजी शिष्य बनने का क्या अधिकार है? अगर युनयुन न होती तो युनलिंग ने जियांग मो को बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होता। वह यहाँ उससे बहस करने की जहमत क्यों उठाता? तो फिर मुझे आश्चर्य होता है, क्या एक कीमियागर के पास यह योग्यता होती है? जियांग मो अचानक एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली से बैंगनी लपटों का एक गुच्छा निकला। एक प्रकट ज्वाला, एक कीमियागर। क्या वह सचमुच एक कीमियागर है? इस अचानक घटित दृश्य ने सभी बुजुर्गों को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वे रसायन शास्त्री नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने सुअर का मांस नहीं दिखाया था, तो क्या उन्होंने कभी किसी सुअर को दौड़ते हुए नहीं देखा था? जियांग मो की हथेली में जल रही बैंगनी लौ साधारण आग से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी प्रकट लौ थी जिसका उपयोग केवल रसायन शास्त्री ही कर सकते थे। केवल चौथे दर्जे का रसायन ही अपनी हथेली से प्रकट ज्वाला को बुला सकता है, लेकिन जियांग मो निश्चित रूप से इस समय चौथे दर्जे का रसायन नहीं था, बल्कि केवल एक निम्न स्तर का प्रथम दर्जे का रसायन था। हालांकि क्योंकि उसकी हथेली में मौजूद ज्वाला बैंगनी ज्वाला थी, इसलिए वह प्रथम श्रेणी का कीमियागर होने के बावजूद भी उसे बुलाने में सक्षम था। लेकिन यह साबित करने के लिए काफी था कि जियांग मो एक सच्चा कीमियागर था। युनलिंग अपनी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं सका। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जियांग मो वास्तव में एक रसायन शास्त्री था। उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर युनयुन भी जियांग मो की हथेली में प्रकट हुई ज्वाला को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि जियांग मो एक कीमियागर है, इसीलिए वह युनलिंग से इतनी देर तक बहस कर रही थी, क्योंकि उसे युनलिंग द्वारा जियांग मो को नजरअंदाज करना पसंद नहीं था। लेकिन अब जियांग मो ने खुद को साबित कर दिया था। इस प्रकार युनयुन के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक मनमोहक मुस्कान खिल उठी। फिर उसने अपनी बर्फीली सफेद ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और युनलिंग की ओर देखते हुए कहा, जियांग मो एक कीमियागर है। क्या यही एक पहचान काफी है? बहुत हो गया। इस बार युनलिंग को आखिरकार कोई आपत्ति नहीं थी। रसायन शास्त्री का दर्जा ही अन्य किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। दरअसल कीमियागर होने की वजह से कुछ परिस्थितियां तो फायदे में भी तब्दील हो गई। उदाहरण के लिए 9 सितारा डोजे होना अपने आप में कोई खास प्रभावशाली बात नहीं थी, लेकिन एक कीमियागर के लिए 9 सितारा डोजे के स्तर तक पहुंचना एक अलग ही बात थी, क्योंकि एक कीमियागर की शक्ति अक्सर बहुत अधिक नहीं होती है। युनयुन ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ झलक रहा था। रात हो गई। कमरा, बुरा नहीं है, तुम सचमुच एक कीमियागर हो और तुमने यह बात मुझसे छुपाकर भी रखी। युनयुन ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। अपनी आवाज में गुस्से का भाव दिखाया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी और आनंद साफ झलक रहा था। जियांग मो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके युनलिंग और अन्य बड़ों को चुप कराकर युनयुन का नाम रोशन कर दिया था, जिससे युनयुन बहुत खुश हुई थी। लेकिन इस तथ्य को लेकर कि जियांग मो एक कीमियागर था और उसने उसे इस बारे में नहीं बताया था, युनयुन को अभी भी थोड़ी चिंता थी। तुमने मुझसे पूछा नहीं और प्रथम श्रेणी का रसायन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा कि इसका जिक्र करना जरूरी नहीं है। जियांग मो ने कंधे उचकाते हुए उदासीनता के भाव से कहा। दरअसल वह अभी रसायन शास्त्री बने थे और उन्हें अभी तक यह कहने का समय ही नहीं मिला था। एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर वास्तव में शीर्ष स्तर का नहीं होता, लेकिन आपकी उम्र में न केवल एक कीमियागर बल्कि एक 9 सितारा डोजे होना, इन दोनों का संयोजन बहुत अच्छा है, युनयुन ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग मो ने उसे सच नहीं बताया था या इसलिए कि वह खुद को बहुत कम आंक रहा था। हमारे संप्रदाय में अच्छे रसायन शास्त्रियों की कमी नहीं है। कुछ समय बाद जब आप यहाँ से हट हो जाएंगे तो मैं संप्रदाय के रसायन शास्त्रियों से आपके लिए उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था करवा दूंगा, युनयुन ने गंभीरता से कहा। रसायन शास्त्री की प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वह चाहती है कि जियांग मो साधना तकनीकों और 2 तकनीकों का अभ्यास करने में कम समय बिताएं और रसायन विद्या के अभ्यास पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। बहन युनयुन, धन्यवाद। जियांग मो ने गंभीर और सच्चे भाव से युनयुन की आंखों में देखा। जियांग मो की निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस करते हुए युनयुन ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और विषय बदल दिया। ठीक है, तुम आज ही संप्रदाय में आए हो और थके हुए होगे, थोड़ा आराम कर लो। युनयुन खड़ी हुई और हल्के सुंदर कदमों से दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। अरे! जियांग मो को अचानक कुछ याद आया जो वह पूछना चाहता था और जल्दबाजी में वह तेजी से उसके पीछे भागा। उसी क्षण युनयुन को अचानक कुछ और याद आया जो वह कहना भूल गई थी। वैसे उसने दहलीज पार करने के लिए जो कदम बढ़ाया था, उसे तुरंत पीछे खींच लिया और मुड़कर देखा तो पाया कि जियांग मो उसका पीछा कर रहा है। युनयुन का अचानक रुकना जियांग मो के लिए अप्रत्याशित था। उसने जल्दी से रुकने की कोशिश की लेकिन समय पर ब्रेक नहीं लगा सका। जैसे ही युनयुन मुड़ी, संयोगवश उनके होंठ आपस में टकरा गए। जियांग मो का चेहरा एकदम जम गया। उसने कभी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी।
जैसे ही उसे होश आया, वह झट से पीछे हट गया और बोला, तुम अचानक क्यों रुक गए? यूं यूं का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसके चेहरे पर एक मनमोहक लाली छा गई। तुम मेरी जान ले लोगे? उसने जियांग मो को गुस्से भरी निगाहों से देखा, हाथ बढ़ाया और उसकी कमर की कोमल त्वचा को जोर से चुटकी काटकर एक जोरदार झटका दिया। आह आह आह! जियांग मो दर्द से करा उठा और तुरंत माफी मांग ली। मुझे माफ करें। हालांकि उसे नहीं लगता था कि इसमें उसकी कोई गलती थी, लेकिन तुरंत माफी मांगना सही कदम था। हम्फ! यूं यूं ने हल्की सी हम्फ की आवाज निकाली। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत जोर से चुटकी काट ली थी, या शायद जियांग मो के माफी मांगने के कारण उसने अपना कोमल हाथ पीछे खींच लिया और कहा, आप क्या कहना चाहते थे? हिस में भूल गया, अपनी कमर पर लाल हो चुकी त्वचा को पकड़ते हुए जियांग मो बहुत पहले ही भूल चुका था कि वह क्या पूछना चाहता था। अगर तुम भूल गए तो भूल गए। मैं जा रहा हूं। यूं यूं अपनी कही हुई बात पूरी तरह भूल चुकी थी। जाने से पहले उसने जियांग मो को एक और घूर कर देखा और कमरे से निकल गई। वह बहुत तेजी से चल रही थी, मानो वह वहां से भागने के लिए बेताब हो। जब तक वह अपने कमरे में वापस नहीं लौटी और दरवाजे को मजबूती से बंद नहीं कर लिया, तब तक यूं यूं दरवाजे से टीक लगाकर खड़ी रही। उसका कोमल हाथ उसकी छाती पर था और वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। अजीब बात है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसे अपने गाल जलते हुए और दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही थी। धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसने अपने लाल होठों को छुआ जो अभी अभी जियांग मो के होठों से टकराए थे, और उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से छुए, यूं यूं के दिल में एक अभूतपूर्व भावना उमड़ उठी। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। रिंग फेंग के शरीर से आने वाली मर्दाना खुशबू ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे वह अब भी बहुत शर्म महसूस करती है जब वह उस घटना के बारे में सोचती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच एक छोटे से बच्चे से प्रभावित हो जाऊंगा। कमरे के अंदर अपनी उंगलियों से होठों को छूते हुए जियांग मो के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। वह अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ बहुत पछतावा भी महसूस कर रहा था। यूं यूं को इतने अच्छे मौके पर चुनने का मौका मिला था, और फिर भी उस एहसास का ठीक से आनंद लेने से पहले ही वह अलग हो गया। कितनी अफसोस की बात है। जियांग मो, ओह जियांग मो, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। खुद को फटकार लगाने के बाद जियांग मो ने खूबसूरत यादों के साथ क्लाउड मिस्ट सेट में अपनी पहली रात शुरू की। रात के दौरान उसने एक सपना देखा। सपने में उसने यूं यूं को सिर्फ चुमा ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक अनुचित हरकतें की। वाह, बहुत संतोषजनक। अगली सुबह जल्दी उठकर जियांग मो ने अपने कपड़े बदले, थोड़ा तरोताजा हुआ और पूरी मानसिक स्थिति के साथ नए दिन का स्वागत किया। क्रिक! दरवाजा खोलते ही तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। जियांग मो ने धूप को रोकने के लिए अपनी हथेली उठाई और अचानक तेज धूप में एक युवती को देखा, जिसने चंद्रमा की तरह सफेद वस्त्र पहन रखा था और उसके सुंदर चेहरे पर अटूट गर्व की झलक थी। वह लड़की जियांग मो के ठीक सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय से यहीं इंतजार कर रही हो। इस समय आंगन के बाहर का हिस्सा क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों से खचाखच भरा हुआ था, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। बड़ी बहन यांगरान वापस आ गई है। क्या वह बड़े भाई से झगड़ा करने आई है? जियांग मो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। संप्रदाय के गुरु की प्रिय शिष्या होने के नाते वरिष्ठ बहन यांगरान को गुरु का विशेष स्नेह प्राप्त था। अब जब एक और व्यक्ति आ गया है, तो वह निश्चित रूप से खुश नहीं होंगी। देखने लायक एक अच्छा शो है। भीड़ की धीमी फुसफुसाहट सुनकर जियांग मो तुरंत समझ गया कि उसके सामने खड़ी युवती कौन थी। नालन यांगरान, यूं यूं की निजी शिष्या, उनकी वरिष्ठ बहन। जब जियांग मो को पता चला कि यह नालन यांगरान है, तो उसने अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर कहा, प्रणाम वरिष्ठ बहन। क्लैंग! जियांग मो के अभिवादन के जवाब में नालन यांगरान ने सीधे अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार निकाल ली। क्या आप वही नए शिष्य शिक्षक हैं जिन्हें आपने अपने साथ लिया है? हाँ। तो चलिए मुकाबला करते हैं। मुझे आपकी ताकत देखने दीजिए। छोटे भाई, नालन यांगरान की भौहों के बीच गर्व की एक झलक दिखाई दी। इस गर्व में जियांग मो को स्वीकार करने से इनकार करना भी शामिल था। इससे पहले वह हमेशा यूं यूं की इकलौती निजी शिष्या रही थी, जिसे विशेष स्नेह प्राप्त था। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक यात्रा के लिए घर गई थी, और लौटने पर उसने पाया कि उसकी शिक्षिका वास्तव में एक आदमी को वापस लेकर आई थी, और वह उसका छोटा भाई भी बन गया था, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। वरिष्ठ बहन, शिक्षक और बड़े बुजुर्गों ने कल मेरी योग्यताओं को मंजूरी दे दी। मुझे नहीं लगता कि किसी मुकाबले की जरूरत है, जियांग मो ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह सबसे पहले किसी का उस पर तलवार तान देना उसे बहुत ही अप्रिय लगा। बड़ों की स्वीकृति उनका मामला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप गुरु के शिष्य बनने के योग्य हैं। नालन यांगरान ने अपनी तलवार जियांग मो की ओर तान दी। इसलिए जब तक आप मुझे ऐसा बल नहीं दिखाएंगे जो मुझे आश्वस्त कर दे, मैं आपको गुरु का शिष्य बनने के लिए सहमत नहीं करूंगा। यदि आप गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप शक्ति का प्रदर्शन करें। अपनी लंबी तलवार जियांग मो की ओर ताने हुए नालन यांगरान का सुंदर चेहरा अविश्वासी अहंकार से भरा हुआ था। वह कभी भी ऐसे छोटे भाई को स्वीकार नहीं करेगी जो अचानक कहीं से आ जाए। ओह! उसकी शक्ल देखकर जियांग मो कुछ अवाक रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नालन यांगरान के साथ उनकी पहली मुलाकात में उन पर तलवार तानी जाएगी। मिलने का यह तरीका उनके लिए अप्रत्याशित था। ठीक है, चूंकि सीनियर सिस्टर इतनी जिद कर रही हैं, तो कृपया मुझे समझा दीजिए। मन ही मन हल्की सी आह भरते हुए जियांग मो मान गई। दरअसल वह नालन यांगरान की ताकत का परीक्षण भी करना चाहता था। मूल रचना की प्रकृति के अनुसार नालन यांगरान की वर्तमान साधना 2 सितारा या 3 सितारा डो मास्टर स्तर के आसपास होनी चाहिए। तुम्हारा हथियार कहाँ है? नालन यांगरान ने हमला करने की जल्दी नहीं की, बल्कि जियांग मो को याद दिलाया कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। मेरी डो तकनीक में हथियार की आवश्यकता नहीं होती। सीनियर सिस्टर, आप बेझिझक हमला कर सकती हैं। जियांग मो ने हल्की सी मुस्कान दी। यह सुनकर नालन यांगरान ने अपनी तलवार तुरंत रख दी। अगर तुम तलवार का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो मैं भी नहीं करूंगी। कहीं ऐसा न हो कि तुम कहो कि मैंने तुम्हें धमकाया है। जियांग मो उसके सामने नहीं झुक रहा था। इसका कारण सिर्फ यह था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। लेकिन चूंकि उसने खुद ही अपना हथियार रख दिया था, इसलिए जियांग मो उसे तलवार निकालने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ऐसे में चलो ईमानदारी से लड़ाई करते हैं। ये आ रहे हैं, ये लड़ने ही वाले हैं। हमारे पास अब एक अच्छा शो है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यह सीनियर सिस्टर नालन ही होंगी। मैं वरिष्ठ बहन नालन का निस्वार्थ समर्थन करता हूं, कुछ पुरुष शिष्यों ने बिना किसी झिझक के कहा। कई महिला शिष्याएं भी पीछे नहीं रहना चाहती थीं। मुझे वास्तव में लगता है कि सीनियर ब्रदर जियांग मो के पास भी अच्छा मौका है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं तो संप्रदाय प्रमुख उसे वापस क्यों लाते? बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह बहुत ही सुंदर भी है। अखाड़े के बाहर के लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, जबकि अंदर मौजूद लोग पहले ही आमने सामने खड़े हो चुके थे, एक दूसरे को देख रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। वुश! नालन यांगरान ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। अपने कमल जैसे पैरों को एक कदम बढ़ाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ी। उसकी दोनों कोमल उंगलियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी मानो कोई तेज तलवार सीधे जियांग मो के चेहरे पर वार कर रही हो। तेज तलवार की शक्ति ने जियांग मो को चुभने वाला दर्द महसूस कराया। बिना तलवार के इतनी तीव्र तलवार ऊर्जा उत्पन्न कर पाना आसान नहीं है। मन ही मन आश्चर्यचकित होते हुए जियांग मो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और अचानक थ्री टोमो शेरिंगन प्रकट हो गया। यह उसका अपना शेरिंगन था, और यह पहली बार था जब उसने खुद शेरिंगन का इस्तेमाल किया था। पल भर में जियांग मो की आंखों के सामने की स्थिति पूरी तरह बदल गई। नालन यांगरान की हरकतें उसकी आंखों के सामने धीमी गति में होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, और वह यह भी अनुमान लगा सकता था कि वह आगे क्या करने वाली है। जियांग मो ने अपना शरीर एक तरफ घुमाया और बाल बाल नालन यांगरान की उंगली तलवार से बच गया। उस उंगली को चकमा देने के बाद नालन यांगरान ने बिना किसी झिझक के दूसरी उंगली से क्षैतिज रूप से वार किया।
लेकिन नतीजा वही रहा, जियांग मो ने उसे भी चकमा दे दिया। नालन यांगरांग के बाद के सभी हमलों को जियांग मो ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया, वह उसे छू भी नहीं सकी। नालन यांगरांग को ऐसा लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो और उसके दिल में शर्म और क्रोध का मिला-जुला भाव उमड़ आया। तुरंत ही उसने अपनी पांचों उंगलियां भींच ली और हल्के नीले रंग की घुमावदार पवन ऊर्जा की 5 लपटें छोड़ी, जो आपस में गुंथकर एक पतले नीले धागे में तब्दील हो गईं और हवा की चीरने की तेज आवाज के साथ जियांग मो की ओर तेजी से बढ़ी। यह वास्तव में गहन श्रेणी है, मध्यवर्ती दो तकनीक, हजार हवाओं का गिरोह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर सिस्टर नालन इतनी जल्दी साधना कर लेंगी। दो तकनीक को देखना नालन यांगरांग का इस्तेमाल किए जाने पर कई लोगों ने आश्चर्य से कहा। थाउजेंड विंड गैंग एक दो तकनीक है जो गति और भेदन क्षमता के लिए जानी जाती है, जिससे यह क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लिए सबसे कठिन तकनीकों में से एक बन जाती है। शिष्यों का पोषण करना। नालन यांगरांग को इसमें महारत हासिल करते देख सभी लोग काफी आश्चर्यचकित थे। दूसरी ओर अपनी ओर आती नीली लकीर को देखते हुए जियांग मो ने अपने शारिंगन पर ध्यान केंद्रित किया और तुरंत उसकी दिशा का पता लगा लिया। वह तुरंत पीछे हट गया और हमले से सफलतापूर्वक बच गया। यह दृश्य देखकर नालन यांगरांग की पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी हरकतें वास्तव में इतनी लचीली हैं। थाउजेंड विंड गैंग उसकी वर्तमान में निपुण सबसे तेज जो तकनीक मानी जाती थी। उसका मूल उद्देश्य लड़ाई को जल्दी समाप्त करके जियांग मो को सबक सिखाना था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इससे बच जाएगा। अब मेरी बारी है। बदले की भावना से जियांग मो सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाएगा क्योंकि प्रतिद्वंद्वी एक लड़की है। उन्हें तेजी से हस्त मुद्राएं बनाते और मुंह से एक विशाल अग्निगोला थूकते हुए देखा गया। अग्नि विमोचन, शानदार अग्निगोला तकनीक। उसकी ओर तेजी से आती भीषण गर्मी की लहर को देखकर नालन यांगरांग के सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी भावहीनता आ गई। उसने तुरंत अपने कमल जैसे पैरों से कदम बढ़ाते हुए वहीं से छलांग लगाई और आग के गोले से बच गई। वुश! अगले ही पल जियांग मो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। नालन यांगरांग चौंक गई और तुरंत उसकी ओर देखा तो उसे लाल रंग की मोहक आंखें दिखाई दी। जैसे ही नालन यांगरांग ने जियांग मो का शेरिंगन देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सी कांप उठीं और उसकी चेतना क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। जिनजुत्सु, शेरिंगन। जिनजुत्सु के प्रभाव में नालन यांगरांग के थोड़े समय के लिए फंसे रहने का फायदा उठाते हुए जियांग मो ने धीरे से अपनी उंगली से उसकी सुंदर गर्दन को छुआ। वरिष्ठ बहन, मैं आपकी रियायत स्वीकार करती हूँ। नालन यांगरांग को होश आया और उसने यह वाक्य सुना। क्या वो हार गई? अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती, अगर जियांग मो की उंगली की जगह कोई हथियार होता, तो वह अब तक मर चुकी होती। नालन यांगरांग बेहद हैरान थी। उस क्षण से ही जिनजुत्सु के प्रभाव ने उसे प्रतिक्रिया देने में असमर्थ कर दिया। क्या वह अचेत अवस्था में हार गई? मैं हार गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद नालन यांगरांग के सुंदर चेहरे पर दिख रहा अहंकार काफी हद तक गायब हो गया था। हालांकि वह कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थी, फिर भी उसने स्वीकार किया कि वह हार गई थी। वरिष्ठ बहन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हारी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं हुआ। मैंने इसका फायदा उठाया। जियांग मो ने मुस्कुराते हुए नालन यांगरांग की कोमल गर्दन पर रखी अपनी उंगली हटा ली। इस आदान प्रदान के बाद जियांग मो ने नालन यांगरांग की शक्ति का मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया, एक त्रिसितारा डो मास्टर, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। नालन यांगरांग की हार मुख्य रूप से शेरिंगन के जिनजुत्सु के कारण हुई। जिनजुत्सु के खिलाफ अनुभव न होने पर शेरिंगन से हारना बहुत आसान है। इसे जियांग मो की विधियों में से एक माना जा सकता है। क्या सीनियर सिस्टर नालन सचमुच हार गई? क्या हुआ? बिल्कुल सही, मैंने तो खत्म होने से पहले देखा ही नहीं कि क्या हुआ था। आया समझ में? मैं नहीं समझता। आसपास मौजूद शिष्य पूरी तरह से भ्रमित दिख रहे थे। वे यह समझने में पूरी तरह विफल रहे कि नालन यांगरांग अचानक कैसे हार गई। वास्तव में क्या हुआ? उनकी तो बात ही छोड़िए, नालन यांगरांग को भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे हार गई। लेकिन सच्चाई सामने आ गई, नुकसान तो नुकसान ही था और वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि आप में वास्तव में गुरु के शिष्य बनने की क्षमता है। इस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए नालन यांगरांग मुड़ी और आंगन से चली गई, केवल एक सुंदर परछाई पीछे छोड़ गई। जैसे ही नालन यांगरांग चली गई, बाकी लोग भी इधर-उधर बिखर गए, इस डर से कि नालन यांगरांग हार के कारण अपना गुस्सा उन पर निकाल सकती है। वाह! शेरिंगन वाकई उपयोगी है। जियांग मो आज के अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। शारिंगन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अभी-अभी उसने पूरी तरह से अपनी 9 स्टार डोजे शक्ति का उपयोग करते हुए मुकाबला किया, उचिहा मडारा की शक्ति का उपयोग किए बिना। यदि वह उचिहा मडारा की शक्ति का उपयोग करे, तो वह एक महान डो मास्टर की ताकत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। और जैसा कि सभी जानते हैं, एक महान डो मास्टर पहले से ही एक लोकिंग से लड़ सकता है। जियांग मो और नालन यांगरांग के बीच संक्षिप्त रूप से हुई झड़प की खबर, जिसमें जियांग मो विजयी रहा, तेजी से पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में फैल गई। अरे, क्या तुमने सुना? सीनियर सिस्टर नालन सीनियर ब्रदर से लड़ने गई हैं। जियांग मो पहले ही आ गया था और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। सीनियर सिस्टर नालन हार गई। सच में? सीनियर सिस्टर नालन हार गई? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीनियर सिस्टर नालन को सीनियर ब्रदर ने बुरी तरह हरा दिया। जियांग मो। वरिष्ठ बहन नालन वास्तव में वरिष्ठ भाई से पराजित हो गई। जियांग मो। आधे दिन से भी कम समय में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के सभी लोगों को जियांग मो और नालन यांगरांग के बीच हुए मुकाबले के बारे में पता चल गया। और तो और हारने वाली टीम नालन यांगरांग थी। इस परिणाम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि जियांग मो नाम एक दिन पहले ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में फैल चुका था, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि उसे युन युन द्वारा वापस लाया गया था। उनकी हैरानी जियांग मो से ज्यादा युन युन की संलिप्तता के कारण थी। लेकिन आज जियांग मो वास्तव में एक मैच में नालन यांगरांग को मामूली अंतर से हराने में कामयाब हो गई थी, जिस पर लगभग किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। या शायद उनका नया सीनियर ब्रदर बहुत ही कुशल और विनम्र था। इस चर्चा के मुख्य विषयों में से एक जियांग मो उनकी नजरों में नहीं था, क्योंकि युन युन उसे पीछे के पहाड़ पर ले गई थी। नालन यांगरांग को भी बुलाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतनी जल्दी मिल जाएंगे। दरअसल मैं आप दोनों को बाद में एक दूसरे से मिलवाने की योजना बना रहा था। अपने सामने खड़े दोनों शिष्यों को देखकर युन युन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए या सिर दर्द होना चाहिए। उसने शुरू में उनके एक दूसरे को जानने के लिए समय निकालने का इरादा किया था, लेकिन वे पहले ही खुद ही मिल चुके थे और यहाँ तक कि उनके बीच झगड़ा भी हो गया था। जब तक युन युन को पता चला और वह दौड़कर वहां पहुंची, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हालांकि दूसरों के विपरीत उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जियांग मो ने नालन यांगरांग को हरा दिया था। आखिरकार उसने जियांग मो की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और जानती थी कि उसमें नालन यांगरांग पर काबू पाने की ताकत है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि जियांग मो से हारने के कारण नालन यांगरांग उसके खिलाफ मन में द्वेष रख सकती है। आज सुबह जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने एक नया शिष्य स्वीकार किया है। मैं उनसे मिलने आने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटे भाई की ताकत सचमुच असाधारण है। उसके चेहरे के भावों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि नालन यांगरांग में कोई नाराजगी या हार स्वीकार करने से इनकार करने का भाव है। हालांकि क्या वह अपने दिल से पूरी तरह आश्वस्त थी, यह एक अलग बात है। जियांग मो से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को वापस लाने में आपकी मदद कर रही थी। उसने बहुत मदद की। उसके बिना यह बैंगनी आत्मा क्रिस्टल नहीं मिल पाता। यह कहते हुए युन युन ने अपनी भंडारण अंगूठी से बैंगनी आत्मा क्रिस्टल निकाला और नालन यांगरांग को सौंप दिया। यह बैंगनी रंग का आत्मा क्रिस्टल मूल रूप से नालन यांगरांग के लिए प्राप्त किया गया था। यही बात युन युन के नालन यांगरांग के प्रति स्नेह को दर्शाने के लिए काफी थी, जिसके चलते वह उसके लिए एमेथिस्ट विंग लायन किंग को परेशान करने के लिए अकेले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गहराई तक चली गई। युन युन की बातें सुनकर नालन यांगरांग ने भी आश्चर्य से जियांग मो की ओर देखा। उसे यह नहीं पता था कि जियांग मो ने बैंगनी आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने में सहायता की थी। धन्यवाद छोटे भाई। युन युन के हाथ से बैंगनी रंग का आत्मा क्रिस्टल लेते हुए नालन यांगरांग ने जियांग मो की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर व्याप्त ठंडा घमंड थोड़ा नरम पड़ गया।
हालांकि मैं इस वजह से इस बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। साधना पूरी करने के बाद मैं आपको एक और मुकाबले के लिए चुनौती दूंगा। जियांग मो को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। आखिर उसे मूल कहानी में नालन यांगरांग के युद्ध के प्रति इतने उत्साही स्वभाव की बात याद क्यों नहीं आई? शिक्षक, कृपया पहले छोटे भाई को निर्देश दें। मैं इस बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग करके साधना करने वापस जाऊंगा। नालन यांगरांग को वापस जाकर साधना करने के लिए लगभग अधीर देखकर यून केवल सिर हिलाकर सावधानी का एक शब्द ही कह सकी। ठीक है, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी मत करना। साधना धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। इस बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा बहुत उग्र है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ। नालन यांगरांग की प्रस्थान छवि को देखकर यून को यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। यह पहली बार था जब उसने नालन यांगरांग को साधना करने के लिए इतना उत्सुक देखा था। शायद इसका असली कारण यही था कि जियांग मो से हारना उसके स्वाभिमानी स्वभाव को स्वीकार्य नहीं था, जिससे वह साधना करने और मजबूत बनने के लिए बेचैन हो गई। यह सोचते हुए यून ने जियांग मो की ओर देखा और कहा, अब जब तुम हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के शिष्य बन गए हो, तो स्वाभाविक ही है कि तुम क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की कुछ शो तकनीकें सीखोगे। आज मैं तुम्हें हमारे संप्रदाय की कुछ शो तकनीकें सिखाऊंगी। आज के लिए उसका मुख्य उद्देश्य यही था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के शिष्य के रूप में कोई इस संप्रदाय की दो तकनीकें कैसे नहीं सीख सकता? अच्छा, मैं लगन से पढ़ाई करूंगा और सिस्टर यून की दयालुता को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जियांग मो ने तुरंत अपनी मुद्रा सीधी कर ली। बहुत खूब। सबसे पहले मैं हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की बुनियादी तलवारबाजी तकनीक 1000 गैंग स्वॉर्ड का प्रदर्शन करूंगा। उसकी संग्रहण अंगूठी से एक ठंडी चमक निकली और तुरंत ही उसके रत्न जैसे हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। इसके बाद यून ने स्वयं 1000 गैंग स्वॉर्ड का प्रदर्शन किया। यह रो तकनीक हवा की तीक्ष्णता, तेज और भयंकर गति पर जोर देती है, जो एक प्रकार की शक्तिशाली रो तकनीक है। लेकिन यून के हाथों में यह तकनीक कठोरता और कोमलता का मिश्रण थी, कभी-कभी दुश्मनों को चीरती हुई भयंकर आंधी की तरह, तो कभी बसंत की कोमल हवा की तरह निरंतर बदलती रहती थी। जियांग मो बड़ी ध्यान से यून के नृत्य करते हुए रूप को निहार रहा था, जो अत्यंत सुंदर था। उसकी हर हरकत और मुद्रा आंखों को आनंदित कर रही थी। और फिर उसे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। यह एक चकाचौंध भरी धुंध थी, वह इसे देखने में भी असमर्थ था, याद रखने की तो बात ही दूर। एक बार प्रदर्शन करने के बाद यून अपने साथ एक गर्म सुगंधित हवा लेकर जियांग मो के पास उड़कर गई और धीरे से पूछा, क्या आपको समझ आया? ओह, मोटे तौर पर समझ गया। जियांग मो यह कहने की हिम्मत नहीं कर सका कि उसे समझ नहीं आया था। तो आप इसे आजमा कर देखिए। यून ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार जियांग मो को सौंपते हुए अपने खूबसूरत चेहरे पर उम्मीदों का भाव दिखा। उन्हें जियांग मो की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। इतनी बुनियादी रो तकनीक सीखना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी वह अवाक रह गई। उसने जियांग मो को तलवार उठाते देखा। शुरुआती कुछ हरकतें तो ठीक ठाक थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यून को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह बिल्कुल भी दो तकनीक का अभ्यास नहीं था। यह स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तलवार चलाना भी नहीं आता था। जियांग मो केवल तलवार लहरा रहा था, उसमें किसी भी प्रकार की आभा का अभाव था। आपने कहा कि आप समझ गए, लेकिन मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं समझे हैं। यून अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह आगे बढ़ी, पीछे से जियांग मो की कलाई दोनों हाथों से पकड़ ली और उसे एक-एक करके हरकतें सिखाने लगी। देखो, पहले तुम्हें इसे इस तरह करना होगा। यहाँ से जोर लगाओ, अपने कंधे से अपनी ची ऊर्जा को प्रवाहित करो। उसके पीछे से एक हल्की गर्म खुशबू आ रही थी। जियांग मो को अपनी पीठ पर कभी-कभार स्पर्श का भी एहसास हो रहा था, जिससे उसका मन भटक रहा था। अब वह तलवारबाजी के अभ्यास पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता था? ध्यान केंद्रित करो। यह सबसे बुनियादी दो तकनीक है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे निश्चित रूप से सीख सकते हो। यून को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वर्तमान हरकतें कितनी अंतरंग थीं। वह गंभीर भाव और कोमल आवाज में जियांग मो को निर्देश दे रही थी। उसे इतना गंभीर देखकर जियांग मो को अचानक एहसास हुआ कि वह सचमुच उसे निराश कर रहा है। ऐसे समय में वह सही ढंग से अभ्यास करने के बजाय अपने मन को भटकने क्यों दे रहा था? कितनी शर्मनाक बात है। हम जियांग मो ने पूरी लगन से ध्यान लगाया। इसलिए यून ने उसे 5 बार व्यक्तिगत रूप से सिखाया, तब जाकर जियांग मो ने अंततः इसे सीख लिया। बूम! तलवार की नोक से हल्के हरे रंग की तलवार की ऊर्जा सफलतापूर्वक निकली, जो पास की एक चट्टान से टकराई और एक विशाल गड्ढा बना दिया। बहन यून, देखो, मैं सफल हो गया। जियांग मो ने उत्साहपूर्वक अपनी सफल साधना का प्रदर्शन किया। यून बगल से देखती रही और संतुष्टि से सिर हिलाया। इतना खराब भी नहीं। हालांकि शुरुआती निर्देश थोड़ा मुश्किल था, उसे 5 बार हाथ पकड़कर सिखाना पड़ा, तब जाकर उस लड़के को अचानक समझ आया और उसने तुरंत सीख लिया। इससे यून को कुछ पल के लिए यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वही वह व्यक्ति थी जिसने जियांग मो की प्रतिभा को सक्रिय किया था। बहन यून, अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं? उत्साह से वापस दौड़ते हुए जियांग मो का चेहरा सीखने की उत्सुकता से भरा हुआ था। उसकी उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति देखकर यून ने जरा भी देर नहीं की। उसने लंबी तलवार वापस ले ली और कहा, अगला चरण गहन श्रेणी का है, प्राथमिक 2 तकनीक 1000 गिरोह पवन ब्लेड। यह 1000 गिरोह तलवार पर आधारित है, जिसे आप अब सीख चुके हैं, इसलिए इसे समझना आसान होना चाहिए। एक बार मुझे इसका प्रदर्शन करते हुए देखें। इसके साथ ही यून ने नई रो तकनीक का प्रदर्शन किया। इस बार भी जियांग मो का रवैया वही था, वह देखता तो था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता था। हालांकि वह शेरिंगन का उपयोग करके इसे केवल एक बार देखकर ही सीख सकता था। लेकिन यह कितना उबाऊ होगा। एक रो तकनीक तभी सार्थक होनी चाहिए जब आप इसे गंभीरता से सीखने के लिए अपना दिल और आत्मा समर्पित कर दें। बहन यून, जब आप इस तरह से करके दिखाती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। अगर आप मुझे कुछ बार सिखाएंगी, तो पहले की तरह ही मुझे समझ आ जाएगा। जियांग मो ने तलवार को पकड़े हुए और दुखी भाव से कहा, तुम मुझे लगता है तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, तो फिर तुम इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? भरते हुए यून अभी भी जियांग मो के पीछे चल रही थी और उसने पीछे से दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली। सामने की गतिविधियां समान हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम क्षैतिज वार को प्रहार में बदलना है। उसके कोमल हाथ ने जियांग मो की कलाई को पकड़ लिया और दोनों ने एक साथ आगे की ओर जोर लगाया। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यून को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसने झट से जियांग मो को छोड़ दिया और उसे डांटते हुए कहा, जियांग मो, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? क्या? पीछे मुड़कर देखने पर जियांग मो ने यून के खूबसूरत चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव देखे और उसका अपना चेहरा असमंजस से खाली हो गया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए। क्या यून बहन को लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, कि मैं कितना भी सिखाया जाए सीख नहीं सकता? जियांग मो ने अपनी पलकें झुका लीं, होठों के कोने नीचे कर लिए और उसके चेहरे पर निराशा और आत्मनिंदा का भाव आ गया। जब यून ने उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता और उदासी देखी, तो उसे लगा कि वह सचमुच मानता है कि उसकी सीखने में असमर्थता ही उसे क्रोधित कर रही है। यून तुरंत फिर से नरम पड़ गई। उसने जियांग मो पर बेवजह ही आरोप लगाया होगा। जियांग मो इतनी गंभीरता और लगन से पढ़ाई कर रहा था, भला कैसे उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता था? अगर उसके इरादे वाकई बुरे होते, तो वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गुफा में ही कार्रवाई कर सकता था। अब तक इंतजार क्यों किया? यह सोचते हुए यून ने आह भरी और उसके चेहरे पर नरमी आ गई। उसने कहा, नहीं, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। 1 घंटे में 1000 गैंग स्वॉर्ड सीखना बहुत ही बढ़िया है। आज यही रुकते हैं। वापस जाओ और आराम करो। मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। मैं थोड़ी देर और साधना करना चाहता हूँ, जियांग मो ने गंभीर भाव से कहा। साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
लगन अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अति साधना प्रगति नहीं लाती, बल्कि इसके विपरीत परिणाम देती है। आज यही रुकते हैं, युन युन ने विनम्रता से कहा। ठीक है फिर, जियांग मो थोड़ा निराश लग रहा था। चल दर। युन युन जियांग मो को बैक माउंटेन से दूर ले गई। जियांग मो बिना कुछ बोले, थोड़ा सिर झुकाए, आत्मनिरीक्षण की मुद्रा में पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन वास्तव में जियांग मो में इतनी दृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अगर अभी उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती तो उसका पर्दाफाश हो जाता। ऐसा लगता है कि पर्सनल कोच बनने जैसी चीजें संयम से करनी चाहिए, इसे बहुत ज्यादा करना खतरनाक है। शाम हो चुकी थी। डूबता सूरज नीचे जा रहा था और गोधूली की सुनहरी रोशनी ने पूरे क्लाउड मिस्ट सेट को एक सुनहरी चादर में लपेट लिया था, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। युन युन धीरे धीरे अपने आंगन की ओर चलने लगी। अपनी दृष्टि के किनारे पर जियांग मो को सिर झुकाए पीछे आते देख उसे लगा कि वह सचमुच उससे डरा हुआ है। दरअसल जियांग मो को थोड़ा डर था कि युन युन को कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे रखा और तरह तरह की बातों के बारे में सोचने लगा। जियांग मो। उसके दरवाजे पर पहुंचकर युन युन को इस भावनात्मक रूप से कमजोर और नासम शिष्य को सलाह देना आवश्यक लगा। वह रुकी और कुछ कहने के इरादे से पीछे मुड़ी। अचानक अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर जियांग मो ने अनजाने में ऊपर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि युन युन रुक गई होगी। पूरी तरह से अप्रत्याशित स्थिति में फंसकर वह आगे की ओर लड़खड़ा गया। जैसे ही पिछली बार की तरह अनजाने में हुए चुंबन का दृश्य दोहराया जाने वाला था, युन युन ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने तुरंत अपने कोमल हाथों से जियांग मो की छाती को थाम लिया और उसे सफल होने से रोक दिया। लेकिन वे दोनों अभी अविश्वसनीय रूप से एक दूसरे के करीब थे, आमने सामने, और एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। धड़ाम। प्रहार प्रहार। उनकी निगाहें मिली। युन युन ने अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए सुनी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जियांग मो की छाती पर रखा हाथ गर्म हो रहा है और उसके गाल भी गर्म हो गए थे। कितनी अजीब बात है। तुम उठोगे नहीं? उसकी आंखें घबराई हुई थीं और उसकी आवाज में भी उसकी सामान्य शीतलता गायब हो गई थी। वह एक छोटे खरगोश की तरह नरम और कोमल हो गई थी। बहन युन युन, मैं। जियांग मो को लगा कि यह एक अभूतपूर्व अवसर है। जब भावनाएं इतनी तीव्र हों, ऐसे माहौल में आगे कार्रवाई न करना क्या व्यर्थ नहीं होगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, युन युन की हथेली से एक कोमल बल आया और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। आज जो हुआ उसे दिल पर मत लो। वापस जाओ और आज रात अच्छे से आराम करो। कल मैं फिर से तुम्हारा साधना अभ्यास करवाऊंगी। युन युन की आंखें शर्माई हुई थीं और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। वह शर्मीली और मनमोहक लग रही थी, मानो कोई पका हुआ चीनी हो जिसे देखकर खाने का मन करे। लेकिन बोलने के बाद वह मुड़ी और धड़ाम की आवाज के साथ कमरे में चली गई। दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे जियांग मो को कोई मौका नहीं मिला। कितना अफसोस की बात है। मन ही मन आह भरते हुए जियांग मो के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सचमुच अंदर घुस जाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो युन युन शायद उसे थप्पड़ मारकर जान से मार देगी। कमरे के अंदर युन युन दरवाजे के पास छिपकर बाहर की हलचल सुन रही थी। जियांग मो के सचमुच चले जाने की पुष्टि होने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और अपने कोमल हाथों से धीरे से अपनी छाती थपथपाई। अजीब बात है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अभी अभी जब युन युन की नजरें जियांग मो से मिली, उस दृश्य को याद करते हुए युन युन के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। और पिछली बार जियांग मो के कमरे में उनके बीच जो अनजाने में चुंबन हुआ था, युन युन जितना इसके बारे में सोचती थी, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगता था। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म है और उसका शरीर भी गर्म है। कितना अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वह पूरी तरह से अचंभित होकर अपना चेहरा ढक लिया। क्लाउड मिस्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर के रूप में उन्होंने कई भव्य दृश्य देखे थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह की अनुभूति का अनुभव नहीं किया था। उसके दिल से भीतर से उभरने वाली यह भावना ऐसी थी जिसका विरोध वह, जो खुद एक डुआंग विशेषज्ञ थी, भी नहीं कर सकी। युन युन के मन में अचानक एक विचार कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे ही लोग अक्सर दिल की धड़कन कहते हैं। फिर बहुत सवेरे पीछे का पहाड़। जियांग मो एक बड़ी चट्टान पर बैठा था, आंखें बंद करके वह अपने शरीर के भीतर डोची के प्रवाह को ध्यानपूर्वक महसूस कर रहा था। निंजुत्सु सिर्फ इसका इस्तेमाल करना जानने तक सीमित नहीं है। अगर आप एक उत्कृष्ट निंजा बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की तुलना में अपने कौशल को निखारने में अधिक समय बिताना होगा, मास्टर उचिहा मदारा ने जियांग मो के शरीर के भीतर से कहा। संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य के रूप में जियांग मो अब उस पहाड़ी क्षेत्र में साधना करने के योग्य हो गया था, जहां लोग शायद ही कभी आते थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से युन युन का कहीं पता नहीं चल पाया था। जियांग मो ने स्वयं ही साधना की, जबकि मदारा ने उसे मार्गदर्शित किया। आपको निंजुत्सु को सक्रिय करने के लिए कम चक्र का उपयोग करना सीखना होगा। इस तरह चक्र की समान मात्रा के साथ आपका निंजुत्सु दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। यदि आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप अधिकांश लोगों से अधिक शक्तिशाली होंगे। निंजुत्सु को सक्रिय करने के लिए कम डोची का उपयोग करें। मदारा के शब्दों पर विचार करते हुए जियांग मो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके हाथों ने तुरंत मुद्राएं बना ली। अग्नि विमोचन महान अग्निगोला तकनीक। वुश। एक धधकती आग का गोला उसके सामने झरने की ओर तेजी से टकराया, जिससे पानी का प्रवाह क्षण भर के लिए रुक गया, फिर दोबारा शुरू हो गया। बुरा नहीं है। अब तुम अपनी चक्र शक्ति का 10वां हिस्सा बचा सकते हो, उचिहा मदारा ने अपनी सहमति दी। साधना के पहले ही दिन ऐसे परिणाम प्राप्त करना यह दर्शाता है कि जियांग मो की प्रतिभा काफी प्रभावशाली थी। तो अगर मैं पूछ सकता हूं तो आप इसे किस हद तक कर सकते हैं, स्वामी मदारा। जियांग मो ने जिज्ञासावश यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। मैं दूसरों के आधे चक्र का उपयोग करके उनसे दुगुनी शक्ति का निंजुत्सु कर सकता हूं। मुझसे अधिक शक्तिशाली केवल हाशिरामा है, उचिहा मदारा ने कहा। अविश्वसनीय। जियांग मो ने चुपचाप अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। फिर उन्होंने अपने कौशल को और निखारना जारी रखा। डोची को बचाने में सक्षम साधना स्वाभाविक रूप से उपयोगी थी। ऐसे परिणाम न केवल निंजुत्सु बल्कि दो तकनीक में भी लागू किए जा सकते थे। इस प्रकार जियांग मो अपनी साधना में बहुत सक्रिय था। पिछले पहाड़ पर एक दिन बिताने के बाद वह अपनी डोची का 15% बचाते हुए सामान्य निंजुत्सु और दो तकनीक को सक्रिय करने में सक्षम हो गया था। अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखें तो अगर दोनों ही 9 सितारा डोजे होते तो जियांग मो द्वारा डोची का उपयोग उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 15% अधिक कुशल होता। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उसके पास समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 15% अधिक डोची है। यह साधना का परिणाम वास्तव में प्रभावशाली था। डिंग। उचिहा मदारा के मार्गदर्शन में सुधार हुआ है, अनुकूलता 4% तक पहुंच गई है। जियांग मो को खुशी का एक तीव्र अनुभव हुआ। मेहनत रंग लाई। वह पिछले कुछ दिनों के नतीजों से संतुष्ट था। अपने आंगन में पहुंचने से पहले ही जब वह अपने बगल वाले हॉल की ओर चल रहा था तो जियांग मो को अचानक सामने मुख्य हॉल में शोर सुनाई दिया, जहां कई शिष्य इकट्ठा थे। जिज्ञासावश जियांग मो ने पीछे जाकर देखा तो पाया कि कोई बाहर से लौटा है। वह अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति था जिसने रसायन शास्त्री का चोला पहना हुआ था। वह सौम्य और सभ्य प्रतीत होता था, उसका स्वभाव असाधारण था और उसमें एक रसायन शास्त्री गुरु की आभा थी। यहां तक कि युन युन भी स्वयं उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए बाहर आई थी। जियांग मो का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह पिलकिंग गुहे हो सकता है? एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक कीमियागर और एक ऐसा व्यक्ति जिसका युन युन व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगी। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जोड़ते हुए जियांग मो को पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में पिलकिंग गुहे के अलावा किसी और का नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे याद है मूल कहानी में पिलकिंग गुहे को सिस्टर युन युन पसंद आती थी। जियांग मो के दिल में तुरंत संकट का भाव उत्पन्न हो गया। एल्डर गुहे, आपने बहुत मेहनत की है। जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध पिलकिंग का सामना करते हुए यहां तक कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में भी युन युन ने थोड़ी विनम्रता के साथ बात की। रसायन शास्त्री सचमुच इतने ही महान थे।
संप्रदाय प्रमुख यून यून बहुत दयालु है। एक बड़े के रूप में मुझे यही करना चाहिए, गुहे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उनका भाव विनम्र और सौहार्दपूर्ण था, जिससे लोगों को बिना किसी नापसंदगी के सहज महसूस हुआ। यही एक कारण था कि गुहे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में इतना लोकप्रिय था। कुछ औपचारिकताओं के बाद समूह संप्रदाय के मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया और अन्य शिष्य केवल दूर से ही देख सकते थे। उन्हें संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठों के बीच की बातचीत को छुपकर सुनने की अनुमति नहीं थी। डपिल किंग गुहे, सिस्टर यून यून को उसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, है ना? खुद को दिलासा देते हुए जियांग मो वहां से निकलकर भोजन के लिए संप्रदाय के भोजनालय की ओर चल पड़ा। नमस्कार वरिष्ठ भाई जियांग मो। नमस्कार वरिष्ठ भाई जियांग मो। कैफेटेरिया जाते समय रास्ते में उन्हें कई शिष्य मिले। सभी ने पहल करके उनका अभिवादन किया और जियांग मो ने प्रत्येक के जवाब में सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई जियांग मो। मेरा नाम यून कियांग है। एक खूबसूरत और जोशीली युवती ने हिम्मत जुटाकर जियांग मो के सामने कदम रखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और चेहरा लाल हो गया था। जियांग मो ने सिर हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। यून कियांग, यह एक प्यारा नाम है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यह सुनकर लड़की का चेहरा और भी लाल हो गया। वह इतनी उत्साहित थी कि लगभग बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसके साथियों ने उसे तुरंत संभाल लिया। जियांग मो इस पर केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। कभी कभी सुंदर होना ही अपने आप में एक तरह की मुसीबत होती है। कई जूनियर बहनों की तीखी निगाहों और कई जूनियर भाइयों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच जियांग मो ने अपना भोजन समाप्त किया और अपने निवास स्थान पर लौट आया। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसने वहां एक महिला को खड़े देखा, जिसने एक सादी हरी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके आकर्षक शरीर पर लिपटी हुई थी। जियांग मो का दिल घबरा गया और वह जल्दी से वहां पहुंच गया। बहन यून यून। उसकी आवाज सुनकर यून यून मुड़ गई। जियांग मो को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम कहाँ थे? मुझे तुम पीछे वाले पहाड़ पर कहीं नहीं मिले। मैं बस खाना खाने गया था। शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाते हुए जियांग मो ने जल्दी से दरवाजा खोला। बहन यून यून, कृपया पहले अंदर आ जाइए, फिर हम बात करेंगे। हम। यून यून ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। बहन यून यून, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? जियांग मो ने उत्सुकता से एक कप चाय डालते हुए और उन्हें देते हुए पूछा। मैं कुछ दिनों से यहाँ नहीं आई हूँ। क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? उसकी पतली सी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसकी खूबसूरत आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी जब उसने पलटकर सवाल पूछा। निसंदेह तुमसे हो सकता है। गुहे लौट आया था और जियांग मो ने सोचा था कि यून यून उससे थोड़ी देर और बात करेगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी उससे मिलने आएगी। क्या इसका मतलब यह था कि वह उसके लिए गुहे से ज्यादा महत्वपूर्ण था? है जियांग मो को तो बस इसके बारे में सोचकर ही खुशी हो गई। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जियांग मो के होठों पर मुस्कान देखकर यून यून ने उसे शरारती निगाहों से घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि वह आदमी उसकी वजह से मुस्कुरा रहा था। अगर यह पहले की बात होती तो यून यून निश्चित रूप से उसे गुस्से से घूरती और उसे कुछ चेतावनियां देती। लेकिन अब यह सोचकर कि जियांग मो उसके आने से खुश है, यून यून को भी काफी खुशी महसूस हुई। अरे कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से सिस्टर यून यून से नहीं मिली थी और तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी, बस इतना ही। जियांग मो खुलकर हंस पड़ा। यून यून के खूबसूरत चेहरे पर अचानक हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी और उसने उसे एक बार फिर गुस्से भरी नजर से देखा। तुम्हारे साथ कभी कोई गंभीर पल नहीं होता? पिछले कुछ दिनों से संप्रदाय कुछ कामों में व्यस्त था, इसलिए मुझे आपको मार्गदर्शन देने का समय नहीं मिला। लेकिन क्या आप पिछले कुछ दिनों से मेरी अनुपस्थिति के कारण आलसी हो गए थे? यून यून ने अचानक जियांग मो को सख्त निगाहों से देखा, मानो वह एक सख्त शिक्षक हो। बिल्कुल नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से लगन से साधना का अभ्यास कर रहा हूं और मेरी प्रगति बहुत तेज रही है। जियांग मो ने आश्वासन दिया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है सिस्टर यून यून, तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। छोड़ो इसे, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ। उसके चेहरे पर दृढ़ विश्वास देखकर यून यून को अपने संदेह पर थोड़ा कम भरोसा हुआ। मैं इस बार आपको कुछ बताने आई हूँ। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद यून यून अचानक गंभीर भाव से बोली। यह क्या है? जियांग मो चौंक गया। मुझे कल एक लंबी यात्रा के लिए संप्रदाय छोड़ना होगा। मेरी अनुपस्थिति में आप सभी को संप्रदाय में रहकर अच्छी तरह साधना करनी होगी। ऐसा न हो कि मेरे लौटने पर मुझे पता चले कि आपने कोई प्रगति नहीं की है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग मो ने जल्दी से पूछा। लेकिन मन ही मन उसे पहले से ही अंदाजा था कि यून यून क्या करने वाली है। मैं आपको यह नहीं बता सकती। संक्षेप में, बस यही रहो और इस दौरान आज्ञाकारी साधना करो। इतना कहकर यून यून जाने के लिए खड़ी हो गई। बहन यून यून, जियांग मो ने अचानक उसे पुकारा। हम? क्या और कुछ है? जैसे ही यून यून मुड़ी, उसे एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में खींच लिया गया। एक पल के लिए वह सचमुच संघर्ष करना भूल गई और जियांग मो को उसे पकड़ने दिया। बहन यून यून, आपको सुरक्षित वापस आना होगा। जियांग मो ने बस उसे गले लगाकर विदाई दी। ठीक है, क्या अब आप वाकई मेरे बारे में चिंतित हैं? होश में आने के बाद यून यून का सुंदर चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने धीरे से जियांग मो के कंधे पर थपथपाया और उसे नरमी से सांत्वना दी। ठीक है, मुझे जाना होगा। हम आपको सावधान रहना चाहिए। एक बार फिर आग्रह करने के बाद जियांग मो ने आखिरकार यून यून को छोड़ दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अंततः वहां से निकलने में कामयाब होने के बाद यून यून ने अपने कोमल हाथों से धीरे से अपनी छाती थपथपाई और खुद को चेतावनी देते हुए फुसफुसाया। यून यून, ओह यून यून, तुम क्लाउड मिस्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर हो। तुम जियांग मो को पसंद नहीं कर सकती। डिंग। मिशन शुरू। दिव्य ज्वाला पर कब्जा करो। हरित कमल कोर ज्वाला। मिशन की अवधि 2 महीने। मिशन रिवॉर्ड मंगेक्यो शेरिंगन। जैसे ही यून यून वहां से निकली, सिस्टम की आवाज जियांग मो के दिमाग में गूंज उठी। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टर यून यून गुहे के साथ टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला की खोज में जा रही है। जब यून यून ने पहले एक लंबी यात्रा के लिए संप्रदाय छोड़ने का जिक्र किया था, तो जियांग मो ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह गुहे के साथ स्वर्गीय ज्वाला की खोज में जा रही है। आखिरकार गुहे अभी अभी लौटा था और अब यून यून बाहर जा रही थी। थोड़ा अनुमान लगाने पर केवल ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ही इसका कारण बता सकती थी। इसके अलावा सिस्टम के इनाम को देखकर जियांग मो के मुंह में पानी आ गया। मंगेक्यो शेरिंगन, उससे आकर्षित न होना मुश्किल था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। अगली सुबह तड़के यून यून और गुहे क्लाउड मिस्ट सेक्ट से निकल गए। लगभग किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। हालांकि जियांग मो उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और यून यून और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर उसने भी चुपके से निकलने की तैयारी कर ली। लेकिन जियांग मो के लिए संप्रदाय छोड़ना इतना आसान नहीं था। यून यून के निजी शिष्य होने के नाते उनकी गतिविधियों की सूचना देना अभी भी आवश्यक था। यून यून के चले जाने के बाद वह केवल ग्रैंड एल्डर यून लिंग के पास ही जा सकता था। संप्रदाय का मुख्य हॉल। अंदर यून लिंग कई बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रही थी। जियांग मो अंदर नहीं गया, बल्कि चुपचाप दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। यून लिंग ने भी जियांग मो को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बड़े बुजुर्गों से कुछ शब्द जल्दी से कहने के बाद अपना हाथ हिलाया। तो चलिए इसी तरह से व्यवस्था कर लेते हैं। जी हाँ महापुरुष। बड़े ने झुककर प्रणाम किया और संप्रदाय के मुख्य हॉल से बाहर जाने के लिए खड़े हो गए। हालांकि जब उन्होंने दरवाजे के बाहर जियांग मो को देखा, तो उन्हें अचानक समझ में आ गया कि यून लिंग ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों जाने दिया था। कभी कभी संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य होने के नाते जियांग मो का दर्जा उनसे थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण होता था। अंदर आ जाओ। यून लिंग ने जियांग मो को अभी भी बाहर खड़ा देखकर पुकारा। अनुमति मिलने पर जियांग मो तेजी से अंदर आया और आदरपूर्वक झुककर बोला, प्रणाम महागुरु। मैंने तुम्हें कुछ देर बाहर खड़े देखा। क्या कोई बात है? यून लिंग का रवैया सौम्य था।
हालांकि शुरुआत में वही व्यक्ति था जिसने जियांग मो का सबसे अधिक विरोध किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि जियांग मो के पास न केवल महान साधना प्रतिभा है बल्कि वह प्रथम श्रेणी का कीमियागर भी है, तो उसका रवैया बदल गया। जब तक यह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के विकास के लिए फायदेमंद था, तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं कुछ दिनों के लिए संप्रदाय छोड़कर शाही राजधानी घूमने जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सूचना देने आया हूँ, महागुरु। जियांग मो ने वह कारण बताया जो उसने पहले ही सोच रखा था। शाही राजधानी, यह सुनकर यूनलिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शाही राजधानी में तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे याद है संप्रदाय प्रमुख ने कहा था कि तुम वहां के नहीं हो। सामान्य परिस्थितियों में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों के बाहर जाने के लिए बहुत सख्त आवश्यकताएं नहीं होती, उन्हें बस इसका उल्लेख करना होता था। लेकिन यूनलिंग के निजी शिष्य होने के नाते जियांग मो पर स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान देना आवश्यक था। जियांग मो के मन में कई विचार उमड़ रहे थे और उसने कहा, महाराज को शायद ठीक से पता न हो, लेकिन मैं वास्तव में शाही राजधानी से नहीं हूं, मैं सुदूर पहाड़ों का निवासी हूं। हालांकि मैंने हमेशा शाही राजधानी की समृद्धि की कामना की है, इसलिए अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं वास्तव में वहां जाकर उसे स्वयं देखना चाहता हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियांग मो के चेहरे पर उदासी छा गई, मानो वह सचमुच पहाड़ों का एक बच्चा हो जो बड़े शहर को देखने के लिए तरस रहा हो। यूनलिंग वास्तव में उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ो। बेहतर होगा यदि तुम अपने साथ कुछ साथी शिष्यों को ले जाओ। हालांकि जब तुम बाहर जाओ तो यह अच्छी तरह याद रखना कि तुम अब हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के निजी शिष्य हो, तुम्हें अपने कार्यों में कभी भी शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। क्लाउड मिस्ट सेक्ट शाही राजधानी के ठीक बाहर स्थित था और दोनों स्थान ज्यादा दूर नहीं थे। जियांग मो के वहां जाने में कोई खतरा नहीं था, इसलिए यूनलिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जी हाँ, धन्यवाद महापुरुष। यूनलिंग को विदाई देने के बाद जियांग मो अधीर होकर चला गया। हालांकि जैसे ही वह अपने आंगन में लौटा, जियांग मो को वहां एक और दुबली आकृति दिखाई दी, नालन यांगरान। आप वापस आ गए हैं। अपने पीछे हलचल की आवाज सुनकर नालन यांगरान तुरंत पीछे मुड़ गई, उसके हाथ में अभी भी तलवार थी। ओह सीनियर सिस्टर, सुप्रभात। जियांग मो को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। मैंने बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को आत्मसात कर लिया है, इसलिए मैं आपसे फिर से मुकाबला करने आई हूं, नालन यांगरान ने सीधे सीधे अपना उद्देश्य बताया। बात बस इतनी सी थी कि जियांग मो को थोड़ा सा सिर दर्द था। ऐसे समय में नालन यांगरान उससे मुकाबला करने के लिए कैसे प्रकट हो सकती है? सीनियर सिस्टर, अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे शाही राजधानी जाना है। मेरे लौटने के बाद हम थोड़ी देर अभ्यास करें तो कैसा रहेगा? मैं आपके साथ शाही राजधानी जा सकता हूँ। यह सब क्या था? क्या नालन यांगरान से लड़े बिना आज यहाँ से जाना वाकई नामुमकिन था? वरिष्ठ बहन, क्या हम थोड़ा समझदारी से काम ले सकते हैं? मेरे पास अभी आपसे बहस करने का समय नहीं है। जियांग मो को अचानक पछतावा हुआ कि उसने उस समय उसे जीतने क्यों नहीं दिया। शिक्षिका ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा और अधिक ध्यान रखूं, इसलिए यदि तुम शाही राजधानी जा रहे हो तो मुझे अपने साथ अवश्य ले जाना, नालन यांगरान ने कहा। जियांग मो चौंक गया। यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? फिलहाल तो यही है। मुकाबला बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम शाही राजधानी जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा अनुसरण नहीं करना पड़ेगा? नहीं। साम्राज्य की राजधानी। अपरिचित लेकिन हलचल भरी सड़कों के सामने खड़े होकर शाही राजधानी की समृद्धि ने जियांग मो के दिल में कोई खास विस्मय पैदा नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह था कि नालन यांगरान अभी भी उसके साथ थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नालन यांगरान सचमुच उसका पीछा करेगी और वह उससे पीछा नहीं छुड़ा सका। इसके अलावा यूनलिंग निसंदेह नालन यांगरान को अपने साथ आने देने के लिए बहुत इच्छुक होगी, इसलिए जियांग मो उसे खोजने के लिए गया ही नहीं। इसके अलावा नालन यांगरान उनकी बड़ी बहन थी, जिससे जियांग मो के पास इनकार करने का और भी कम कारण रह गया था। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको घुमा सकती हूँ। नालन यांगरान के इस अनोखे उत्साह को देखकर जियांग मो को एक पल के लिए लगा कि कहीं उसे गलत स्क्रिप्ट तो नहीं मिल गई, वरना वह उसके साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों पेश आती। चलिए अभी थोड़ा इधर-उधर घूमते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए जियांग मो पहले से ही नालन यांगरान से छुटकारा पाने के तरीके सोच रहा था, लेकिन जाहिर है कि वह इसके झांसे में नहीं आएगी। मैं शाही राजधानी की खोजबीन करते करते काफी थक चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं विशेष रूप से जाना चाहता हूँ। ठीक है। कोई और विकल्प न होने पर जियांग मो ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। अपने पहले अनुभव के आधार पर शाही राजधानी वास्तव में बहुत समृद्ध थी, जो तरह तरह के अनूठे स्थानीय रीति रिवाजों से भरी हुई थी। जियांग मो ने पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। अपने पिछले जीवन में एक विकसित देश में रहने के बावजूद उसने कभी इस तरह की शैली वाला शहर नहीं देखा था जो आंखों को सुकून देता हो। बेशक जियांग मो यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया था। बड़ी बहन, वहाँ एक जड़ी बूटी की दुकान है, मैं अंदर जाकर थोड़ा देख लेती हूँ। आप बाहर मेरा इंतजार कीजिएगा। जियांग मो ने अचानक सामने एक छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा। नालन यांगरान ने उसकी नजर का पीछा किया। यह एक छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान थी जिसमें केवल एक ही मुख्य प्रवेश द्वार था। मैं आपके साथ अंदर जा सकता हूँ? दरअसल मैं औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में भी थोड़ा सीखना चाहूंगा। जियांग मो को अचानक लगा कि नालन यांगरान यहाँ सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए आई है, लेकिन वह अपराधी नहीं था और उसने किसी को नहीं बताया था कि वह टैगोर रेगिस्तान में एक अलग तरह की अग्नि की खोज में जा रहा है। नालन यांगरान उस पर नजर क्यों रख रही होगी? क्या उसे डर था कि वह भाग जाएगा? यह कैसा मजाक है? जब तक यून क्लाउड मिस्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर रहेगा, वह किसी भी हालत में क्लाउड मिस्ट सेक्ट नहीं छोड़ेगा। संक्षेप में कहें तो वह इसे समझ ही नहीं पाया। अंदर बहुत भीड़ है, हर तरह के लोग हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं सीनियर सिस्टर। अगर कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो मैं उनका हाथ काट दूंगी। नालन यांगरान का जवाब संक्षिप्त और बिना किसी झिझक के था। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? अपने विचारों के उजागर होने पर जियांग मो को तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर खुजलाया। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, चलो कहीं और चलते हैं। यह कहकर वह आगे चलने लगा। नालन यांगरान अभी आज्ञाकारी होकर उसके पीछे पीछे चली। बड़ी बहन, आपको भूख लगी होगी, है ना? आगे वाला वो भोजनालय काफी अच्छा लग रहा है, चलिए वहीं खाना खाते हैं। जियांग मो ने फिर से इशारा किया, इस बार सामने एक खचाखच भरे भोजनालय की ओर। इतने सारे लोगों को देखकर नालन यांगरान की पतली सी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जो स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अनिच्छा को दर्शाती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जियांग मो दौड़कर वहां पहुंच गया था। मैं पहले जाकर एक सीट ले लेती हूँ, जल्दी करो सीनियर सिस्टर। इतना कहकर जियांग मो पलक झपकते ही वहां से भाग गया और भीड़ में उसकी आकृति गायब हो गई। तभी नालन यांगरान सतर्क हुई। जियांग मो भागने का बहाना जरूर ढूंढ रहा था। यह सोचकर उसने भी जल्दी से अपनी चाल तेज कर दी और उधर चली गई। जैसे ही वह सराय में दाखिल हुई, उसकी नजरें तेजी से पूरे कमरे में घूम गईं और उसने तुरंत जियांग मो को देख लिया जो एक वेटर से बात कर रहा था। अच्छा हुआ वह भागा नहीं। वरिष्ठ बहन, इधर आइए। जियांग मो ने भी नालन यांगरान को देखा और जल्दी से उसे अपने पास आने का इशारा किया। ऊपर एक निजी कमरा है, चलो ऊपर चलते हैं। सिर हिलाते हुए नालन यांगरान ने उसका पीछा किया, जब तक उसकी आकृति सीढ़ियों पर पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। पहली मंजिल के एक कोने में जियांग मो की आकृति अचानक प्रकट हुई। वरिष्ठ बहन, आप क्लोन के साथ भोजन कर लीजिए, मैं पहले यहाँ से निकल रही हूँ। जियांग मो के पास इतना समय बर्बाद करने का समय नहीं था। शैडो क्लोन का उपयोग करके समय खरीदने के बाद वह टैगोर रेगिस्तान की ओर जा सकता था। शैडो क्लोन उसे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सका, लेकिन उसके लिए शाही राजधानी छोड़ने के लिए इतना ही काफी था। फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में भी हवाई परिवहन था।
हालांकि उड़ने वाले वाहन हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि उड़ने वाले जादुई जीव थे। हालांकि उड़ने वाले जादुई जीव हवाई जहाजों जितने तेज नहीं थे, लेकिन उनमें पर्यावरण के अनुकूल होने, सुरक्षित होने, आसानी से ईंधन भरने और रखरखाव शुल्क की आवश्यकता न होने का लाभ था, जो उन्हें हवाई जहाजों से कहीं बेहतर बनाता था। शाही राजधानी में एक हवाई परिवहन चौक था। वहां परिवहन का मुख्य साधन मोटे पंखों वाला पक्षी नामक एक प्रकार का उड़ने वाला जादुई प्राणी था। मोटे पंखों वाले पक्षी स्वभाव से शांत थे, उन्हें पालतू बनाना आसान था और वे सामान और लोगों दोनों को ले जा सकते थे। हालांकि उनकी कमी और उन्हें पालतू बनाने की उच्च लागत के कारण आमतौर पर केवल साम्राज्य के पास ही हवाई परिवहन दल स्थापित करने के संसाधन होते थे। जियांग मो ने काउंटर से जियामा साम्राज्य की पूर्वी सीमा के लिए टिकट खरीदा और सफलतापूर्वक टैगोर रेगिस्तान जाने वाली उड़ान में सवार हो गया। जैसे ही मोटे पंखों वाला पक्षी हवा में ऊंचाई पर उड़ा, अचानक जियांग मो के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ आया। शैडो क्लोन से जुड़ी यादें इतनी जल्दी खोज ली गई। शैडो क्लोन द्वारा वापस भेजी गई यादों से घटनाओं का सामान्य क्रम यह था। क्लोन ने नालन यांगरांग के साथ भोजन समाप्त किया, वे बाहर घूम रहे थे और फिर चाहे नालन यांगरांग को कुछ महसूस हुआ हो या अचानक उनका मूड बन गया हो, उन्होंने क्लोन को एक मुकाबले के लिए चुनौती दी। शैडो क्लोन एक ही तलवार के वार से सीधे ढेर हो गया। जियांग मो उस समय नालन यांगरांग के आश्चर्यचकित चेहरे और उसके बाद की गुस्से भरी प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पहले ही आसमान में था, अब उसके लिए उसका पीछा करना नामुमकिन था। मोटे पंखों वाले पक्षी की पीठ पर एक बड़ा मजबूत लकड़ी का केबिन था। जियांग मो सचमुच यहाँ के वातावरण की तारीफ नहीं कर सका। हालांकि इस उड़ान का अनुबंध साम्राज्य द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं थी, जो आम लोगों के लिए गणनीय थी। इसी वजह से यात्रियों की गुणवत्ता में स्वाभाविक रूप से विविधता देखने को मिली। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नशे में धुत होकर जोर जोर से बकवास चिल्ला रहे थे, तो कुछ लोग तीखा खाना खा रहे थे। पूरी लकड़ी की झोपड़ी का माहौल बेहद खराब था, क्योंकि केबिन में प्रत्येक व्यक्ति की सीट को मूल रूप से केवल एक लकड़ी के तख्ते से अलग किया गया था, जो केवल दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध करता था, लेकिन गंध को फैलने से नहीं रोक सकता था। यह दृश्य जियांग मो को अपने पिछले जीवन में ट्रेन में भीड़ में फंसने के समय की याद दिलाता है। यह काफी हद तक समान लगता है। मुझे वीआईपी सीट खरीद लेनी चाहिए थी। अब पैसे बचाने का पछतावा हो रहा है। बेप्सी से सिर हिलाते हुए जियांग मो को अब इस स्थिति को स्वीकार करना ही पड़ा। ऐसा तो था नहीं कि वह यहाँ से कूद सकता था, इसलिए उसे इसे सहना ही पड़ा। यदि वह 4-5 दिनों तक धैर्य बनाए रखता, तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। मोटे पंखों वाला पक्षी 4 दिनों तक उड़ता रहा। रास्ते में 2 बार आराम करने और रसद लेने के लिए रुका, फिर यात्रियों का एक नया समूह लेकर टैगोर रेगिस्तान की ओर अपनी उड़ान जारी रखी। खिड़की के बाहर का नजारा भी धीरे धीरे बदलता गया। हरे भरे पहाड़ों से एक अंधीन रेगिस्तान में तब्दील होता चला गया। नीचे एक नजर डालते ही बढ़ती गर्मी और बेचैनी का एहसास होने लगा। हमें अब तक टैगोर रेगिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश कर लेना चाहिए था। स्थिति का मानसिक रूप से आकलन करते हुए जियांग मो ने अपनी अगली चालों की योजना बनाना शुरू कर दिया। अलग अग्नि, रानी मेडुसा, मैं आ रहा हूँ। केबिन के सामने से अचानक शोरगुल मच गया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए। कोई हिलेगा मत, ये तो डकैती है।